Hi friends, you are most welcome in this part of series of practice sessions in which we are going to cover a most important topic, that is assessment of trust. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपके अपकमिंग अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए रिवीजन सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस की ये सीरीज जो स्टार्ट कर रखी हैं। रिवीजन सेशंस की सीरीज के लास्ट पार्ट में 8 मार्क्स की कवरेज वाले ट्रस्ट टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी ऑल थिंग्स हैं वो इन डिटेल हमने रिफ्रेश कर ली थी, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हम इस सेशन में आगे करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। ट्रस्ट चैप्टर में चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले रिफ्रेश की थी उसी से रिलेटेड जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया उससे नवंबर 2016 का ये जो क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल का पार्ट बना हुआ है, क्या कहता है? कीपिंग इन व्यू दैट योगा इज द प्रेजेंट फोकस एरिया एंड हैज बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हिंदुस्तान महान having yoga as its main object was registered under section 12 AP. For the previous year 22 to 23, the total receipts of the institution are rupees 135 lakhs including rupees 26.5 lakhs from business activity. State with reasons whether the institution will continue to retain its charitable status and be eligible for exemption under section 11 for the assessment year 2023-24. फ्रेंड्स, जहां हमारी इस इंस्टीट्यूशन का अगर ऑब्जेक्ट योगा है तो क्या वास्तव में उनकी क्या ग्रॉस रिसीट्स हैं और उसमें कितना उन्हें बिजनेस एक्टिविटी से रिसीव हुआ है, क्या वो 20% से कम है या ज़्यादा है, ये चेक करने की भी हमें ज़रूरत है क्या? आप याद कीजिए, हमने रिवीजन सेशंस में माय डियर फ्रेंड्स जब डिस्कशन हम कर रहे थे तो उस टाइम पर मैंने चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन पर आपको थिंग्स रिवाइज करने के टाइम पर इस बात पर एम्फेसिस अप्लाई किया था कि जो रिसीट्स का स्टैंडर्ड है वो केवल और केवल जो लास्ट पर्पस है चैरिटेबल की डेफिनेशन में एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी उस पर वर्क करता है। वो 2 क्लॉज 15 का जो फर्स्ट प्रोविजो है वो फर्स्ट 5 लिम्स पर नहीं लगता। तो यहां योगा का केस अगर हमें दिया गया है तो उस केस में हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि जो टोटल रिसीट्स है वो कितनी है, उसमें कॉमर्शियल रिसीट्स कितनी है। हम तो यही कहेंगे कि सिंस योगा को चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है और वो जो लिमिट है वो रेस्ट्रिक्शन एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए एप्लीकेबल बनाई गई है, इसीलिए हमारे ये जो एसएससी हिंदुस्तान महान चैरिटेबल ट्रस्ट है उनका जो ऑब्जेक्ट है वो चैरिटेबल उनका कंटिन्यू कहलाएगा एंड वो एग्जामिशन के लिए एलिजिबल ट्रीट किए जाएंगे, भले ही उन्हें कोई कमर्शियल नेचर की रिसीट ही क्यों ना हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया? व्हाट वुड हैव बीन द इफेक्ट हैड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन बीन advancement of any other object of general public utility and it had applied its receipts from business activities towards such main object। तो अब हम यहां चेक करेंगे कि अगर ऐसा इनका ऑब्जेक्ट है तो फिर हमें टोटल रिसीट्स में उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स कितनी है। एक्चुअली भले ही उन्होंने कॉमर्शियल रिसीट्स को अपने मेन ऑब्जेक्ट में यूटिलाइज कर लिया, याद कीजिए फ्रेंड्स वहां जो यूज था वो इररेस्पेक्टिव था। वहां आपने कंसीडरेशन के बदले में अगर एक्टिविटीज चलाई हैं तो उस इनकम का आपने यूज क्या किया ये इररेस्पेक्टिव है। तो ये कहना काफी नहीं होगा कि उस एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले ट्रस्ट ने जो अपनी कॉमर्शियल रिसीट्स हैं उनको अपने मेन ऑब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया है, दैट्स नॉट इनफ। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इनकी जो कॉमर्शियल रिसीट्स है वो इनकी टोटल रिसीट्स के 25% से कहीं ज्यादा तो 20% से कहीं ज्यादा तो नहीं है। आप देखिए वो 20% से एक्सीडिंग आपको नजर नहीं आएंगी। 135 लैक्स का 20% 27 लैक्स और उससे ये कॉमर्शियल रिसीट्स का अमाउंट ज्यादा नहीं है, तो अभी भी बात बन गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वहां एक और
कंडीशन है क्या कि ट्रस्ट ने ये जो बिजनेस एक्टिविटी रन की है ये उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्ट को कैरी आउट करने के दौरान ही अंडरटेक की हो। याद आ रहा है फ्रेंड्स? तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि उन्होंने अपनी वो जो बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन की है वो उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्ट के को एक्चुअली कैरी आउट करने के दौरान ही अंडरटेक की है एंड उनकी कॉमर्शियल रिसीट्स टोटल रिसीट्स के 20% से एक्सीड नहीं कर रही हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो एसोसिएट ट्रस्ट है इसको जो एग्जेम्पशन है वो यहां मिल सकेगी। तो बस हम ये एज्यूम करते हुए कि उन्होंने जो अपनी ये बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक की हुई है वो उन्होंने मेन ऑब्जेक्ट के दौरान ही अंडरटेक की हुई है, ये प्रिज्यूम करते हुए इस केस में सिंस टोटल रिसीट्स के कॉमर्शियल 20% से कॉमर्शियल रिसीट ज्यादा नहीं है, इसलिए इस केस में भी ये जो हिंदुस्तान महान ट्रस्ट है ये अपना चैरिटेबल स्टेटस लूज नहीं करेगा, इसको जो एग्जेम्पशन है वो मिल सकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन में ले चलता हूं जहां पर वास्तव में आपको 2 क्लॉज 15 के प्रोविजो का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम में तो इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं दिया गया, लेकिन वो एरिया भी आपको क्लियर हो सके इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स मैं स्टडी मटेरियल का जो क्वेश्चन है वो यहां डिस्कस कर लेता हूं। An institution having its main object as advancement of any other object of general public utility received rupees 30 lakhs in aggregate during the previous year 22-23 from an activity in the nature of trade. The total receipts of the institution including donations were rupees 140 lakhs. It applied 85% of its total receipts from such activity during the same year for main object, that is advancement of any other object of general public utility. What would be the tax consequence of such receipt and application thereof by the institution? तो फ्रेंड्स अब देखिए, जहां हमें यह पता दिया गया कि ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्ट अगर ये है तो फिर उस सिचुएशन में तो हम चेक करेंगे कि क्या उनकी टोटल रिसीट्स के 20% दैट इज 28 लैक्स से उनकी जो कॉमर्शियल रिसीट्स है वो ज्यादा है। हाँ, इस केस में सिंस वो ज्यादा है तो इस सिचुएशन में ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपना चैरिटेबल स्टेटस लूज कर देगी। उनका इस प्रीवियस ईयर 22-23 में चैरिटेबल पर्पस खत्म हुआ कहलाएगा। उन्हें जो एग्जेम्पशन है सेक्शन 11 एंड 12 की वो नहीं मिलेंगी। हमसे टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस यहां पूछे जा रहे हैं, तो एक तो हम सेक्शन 2 क्लॉज 15 का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसका इफेक्ट यहां पर शो कर देंगे कि आपका चैरिटेबल स्टेटस खत्म, इस साल के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमने इस केस के लिए जो कुछ स्पेशल थिंग्स और जो रिवाइज की थी याद कीजिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में कि अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है तो उस एसोसिएट ट्रस्ट की जो टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी तो उस कंप्यूटेशन में क्या होगा, उनको उनके मेन ऑब्जेक्ट के लिए जो उन्होंने अपनी इनकम अप्लाई की होगी उसकी उन्हें डिडक्शन अलाउ की जा सकेगी। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है तो फिर अब उनकी टोटल इनकम जब कंप्यूट की जाएगी तो कुछ नए प्रोविजंस जो लॉ में लाए गए हम उनको भी इस क्वेश्चन के आंसर में अब आगे दे पाएंगे कि उन्होंने अपने मेन ऑब्जेक्ट के लिए या अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए जितनी इनकम अप्लाई की उसकी डिडक्शन उन्हें मिल पाएगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने लास्ट ईयर के लास्ट डे पर जो कॉर्पस फंड उनके पास था उससे एक्सपेंडिचर ना किया हो, उन्होंने लोन या बोरोइंग से कोई एक्सपेंडिचर ना किया हो, उन्होंने जिस असेट का एक्विजिशन एज एन एप्लीकेशन क्लेम कर रखा है उस पर ये डेप्रिसिएशन का क्लेम हमसे ना मांगा हो, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर की हम डिडक्शन की हम बात कर रहे हैं वो किसी को एज डोनेशन उन्होंने पेमेंट ना किया हो। तो बस इनको छोड़कर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़कर इन इंडिया जो भी आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए एक्सपेंस किए होंगे उनकी जो डिडक्शन है वो यहां पर उस एसोसिएट ट्रस्ट को अलाउ की जा सकेगी। तो इस सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 का जो इफेक्ट है वो आप उस क्वेश्चन के आंसर में माय डियर फ्रेंड्स और दें तो अच्छा रहेगा। तो इनिशियली तो फ्रेंड सेक्शन 2 क्लॉज 15 का जो प्रोविजो है उसका इफेक्ट आपको यहां शो कर दिया गया कि आपका चैरिटेबल स्टेटस खत्म हुआ कहलाएगा और आपको जो एग्जेम्पशन है वो यहां पर इस साल के लिए नहीं मिल सकेगी। ओके, एंड
फ्रेंड्स यहाँ जो कुछ नई चीजें आई हैं उन नई चीजों का जो इफेक्ट है वो हम यहां पर और ये देकर आ सकेंगे। ठीक है, हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 को जब थॉरोली रिवाइज किया था तो वहां हमने ये भी डिस्कस किया था ना कि आप पर सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1A 40A 33A के प्रोविजंस नॉर्मली एप्लीकेबल होंगे। आपकी जब टोटल इनकम कंप्यूट हो रही होगी तो आपको बस हमने जो कह दिया है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेंड किए गए अमाउंट की डिडक्शन मिल पाएगी, तो कोई और डिडक्शन एक्ट के किसी अदर प्रोविजन में अगर आप लेना चाहें तो वो नहीं मिलेगी। आपको कोई लॉस का सेट ऑफ भी यहां अलाउड अपनी इनकम की कंप्यूटेशन में नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स वही चीजें एज इट इज यहां पर टैक्स कॉन्सिक्वेंस में और दी जा सकती हैं। और आइए अब मैं आपको लेकर आ गया मई 2019 के क्वेश्चन पर। तो रियल सेंस में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हमें अब आगे डिस्कस करनी है। फ्रेंड्स देखिए जरा क्या यहां पर आपको दिया गया, मिस्टर्स महान चैरिटेबल ट्रस्ट इज रनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन with hostel facility for the orphan children. It is registered under section 12AB. अच्छा, the details of income and expenditure of the trust are given below. क्या डिटेल्स यहां पर दी गई हैं? Voluntary contributions received during the year rupees 150 lakhs. This includes corpus donation rupees 20 lakhs, donation of rupees 20 lakhs from Mr. Michael, a foreign donor, which was received on 31st March 2023. अब रुकिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दो तरह से होती हैं। एक तो आपको कहा जाए कि भाई आप एसएससी ट्रस्ट की जो टैक्सेबल इनकम है वो बस कंप्यूट कर दीजिए और अपने आंसर को सपोर्ट कर देना, और दूसरा होता है कि आप एसएससी ट्रस्ट की टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए इन ऑर्डर टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट्स विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, जैसा आपको आगे के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो जहां में यह कहा जाए कि एसएससी को जितने बेनिफिट मिल सकते हैं उन सभी मैक्सिमम बेनिफिट्स को अवेल करते हुए आप उनकी टोटल इनकम कंप्यूट कीजिए, तो वहां इस तरह के पॉइंट में हम क्या करेंगे कि सिंस लास्ट ईयर के लास्ट डे पर नई डोनेशन मिला है तो हम एसएससी ट्रस्ट को 11(1) की एक्सप्लेनेशन की क्लॉज 2 में जो डिक्लेरेशन वाली फैसिलिटी थी कि भाई ड्यू टू दिस रीजन ये इनकम अप्लाई नहीं हो पाई है तो इसे नेक्स्ट ईयर में हम अप्लाई कर सकें, ऐसी डिक्लेरेशन देकर इसका जो एक्यूमुलेशन है, इसका जो बेनिफिट है वो क्लेम किया जा सकता था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में गिवन है नहीं कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट के साथ टोटल इनकम निकालनी है, इसलिए हम इस डोनेशन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट माय डियर फ्रेंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस केस में हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इस डोनेशन को देने की जरूरत नहीं है। और कॉर्पस डोनेशन तो आपको पता है फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो हाँ, हम ये मानते हुए कि इन्होंने ये जो कॉर्पस डोनेशन है ये 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्योंकि अगर कोई एग्जेम्पशन ट्रस्ट को मिल रही है तो नॉर्मली वो अवेल करने के लिए जो काम जरूरी है वो कर ही देगा। तो इसीलिए ये मानते हुए कि हाँ इन्होंने इस कॉर्पस डोनेशन को 11(5) में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट कर दिया है तो इसकी एग्जेम्पशन मिल सकेगी, तो बस वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन में से इस कॉर्पस डोनेशन को बाहर करके हम 130 lakhs को आउटर कॉलम में ले आएंगे। देन आगे सैलरी पेड टू टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रुपीज 40 lakhs एज एन एप्लीकेशन अलाउड कर हो जाएगा। अगला पॉइंट अदर जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 10 lakhs इंक्लूड पेमेंट टू ग्रोसरी स्टोर्स ऑफ रुपीज 30 lakhs बाय क्रॉस्ड चेक। माय डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपीज से ज्यादा का अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, ECS या जो अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, BMAP, UPI, नेफ्ट, RDGS, वहां बियर चेक नहीं है, क्रॉस्ड चेक नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 48(3) में अलाइबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 10 lakhs में से इस 30,000 को बाहर करके 9,70,000 का जो एप्लीकेशन है वही केवल अलाउ करेंगे। देन फ्रेंड्स आगे देखिए, अ लैंड बिलोंगिंग टू द ट्रस्ट इज इन अ नियर बाय विलेज विच वाज परचेज्ड इन द ईयर 2013-14 फॉर रुपीज 5 lakhs was sold for rupees 10,50,000 and another land and adjacent to the trust premises was purchased for rupees 12 lakhs to be used as playground for the children। ओके तो अब इस सिचुएशन में आप देखिए
ट्रस्ट ने 10,50,000 रुपीज में वो लैंड बेची, जिसको उन्होंने खरीदा था माय डियर फ्रेंड्स कितने में, तो हमें गिवन है 5 लाख रुपीज में। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे इन्हें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नेचर की इनकम हो गई है कितनी, 5,50,000 की। माय डियर फ्रेंड्स अगर ये ट्रस्ट पूरे सेल्स कंसीडरेशन 1050 को अगर इन्वेस्ट कर देता तो हम इसे पूरा कैप गेन यहां पर एग्जेम्प्ट कर देते। पहले तो जब हम इनकम कंसीडर कर रहे होंगे तो उन इनकम्स में हम ये जो एक कैपिटल गेन के नेचर की इनकम है वो भी आउटर कॉलम में इनकी लेकर आएंगे, लेकिन बाद में जब एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन की बात आ रही होगी तो उस टाइम पर अगर ये 1050 भी इन्वेस्ट कर देते तो हम इन्हें पूरा कैप गेन एग्जेम्प्ट कर देते। लेकिन उन्होंने तो क्या किया, 12 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो 12 लाख रुपीस में 10,50,000 रुपीस के इन्वेस्टमेंट की वजह से जो ये 550 है वो एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और 1,50,000 रुपीस का माय डियर फ्रेंड्स इन्होंने जो एक्सेस एप्लीकेशन किया है इसकी इन्हें और एप्लीकेशन बेस्ड जो एग्जामिशन है वो सेपरेटली मिल सकेगी। याद कीजिए मैंने आपको रिवीजन सेशन में भी इस तरह की सिचुएशन बनाकर जो चीजें हैं वो वहां शो की थी, जब हम कैपिटल गेन की एग्जामिशन को लेकर चीजें रिफ्रेश कर रहे थे वहां मैंने इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपके सामने रेज की भी थी। देखिए जरा ये रही वो सिचुएशन फ्रेंड्स, जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसके लिए मैंने पहले ही आपको रिवीजन सेशन में प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है। अच्छा आइए जरा फ्रेंड्स, तो अब इस केस में आपको क्लियर हो गया कि हम पहले तो जो भी इनकी रिसीट्स हैं उनमें कैपिटल गेन के नेचर की इनकम भी इंक्लूड करके लाएंगे, और फिर बाद में सिंस इन्होंने 1050 पूरा इन्वेस्ट कर दिया बल्कि उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया इसलिए इनको कैपिटल गेन की एग्जामिशन यह मिल जाएगी, और 150 का जो एक्सेस एप्लीकेशन है, यहां तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन में चाहे एप्लीकेशन आप रेवेन्यू पर्पस के लिए करो या कैपिटल पर्पस के लिए करो, आपको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन दोनों केस में मिलती है। रिवीजन सेशन में डिस्कस भी किया था ना ये पॉइंट, तो यहां उस एक्सेस अप्लाइड सम की डिडक्शन एग्जामिशन यहां इस ट्रस्ट को और मिल सकेगी। देन फ्रेंड्स अगला पॉइंट, 5 लैपटॉप्स क्या कॉस्टिंग ₹50,000 ईच वर परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर टीचिंग पर्पसेस। तो ठीक है 2,50,000 का एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन आप ले लीजिए। देन द ट्रस्ट हैड एक्युमुलेटेड ₹30 lakhs अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 in the financial year 17-18 for constructing a school building. Amount spent for the said purpose till 31st March 2023 was ₹27 lakhs. The project is completed with a saving in project cost. तो ठीक है उस सेविंग को आप टैक्स करा लो। तो 17-18 में आपने एप्लीकेशन किया तो 19, 20, 21, 22, 23 तो 5 इयर्स का जो पीरियड होता है एट मैक्स उसमें करेंट ईयर लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर तक अगर आप पूरा अमाउंट स्पेंड कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने 3 lakhs का अमाउंट सेव किया तो ये अब आपकी डीम्ड इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। देन अगला पॉइंट, 2 एडिशनल रूम्स मेजरिंग 1500 स्क्वायर फीट ईच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द एग्जिस्टिंग हॉस्टल फॉर द चिल्ड्रन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ₹1200 पर स्क्वायर फीट, तो बस 1200 पर स्क्वायर फीट इंटू 500 स्क्वायर फीट इंटू 2 रूम्स है ना, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा इसका एप्लीकेशन बेस्ड बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देन इट मेड अ corpus donation of ₹20 lakhs to a trust registered under section 12AB having similar object। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो कॉर्पस डोनेशन दिया वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अगर ये नॉर्मल डोनेशन होता तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन मिल जाती, लेकिन आपने एज कॉर्पस जो डोनेशन दिया वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब हर एक पॉइंट के लिए माय डियर फ्रेंड जो हमने ये ट्रीटमेंट डिस्कस किया वो बस आप यूज में लेकर इजीली यहां पर टोटल इनकम इस ट्रस्ट की निकाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए हम जो भी इनकी ग्रॉस इनकम से पहले बोलेंगे 15% की एड ऑफ डिडक्शन देंगे और इसके बाद में जो भी इनको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन मिलनी है वो यहां पर अलाउ कर देंगे, राइट। जो इनका सेविंग था वो इनकम के तौर पर ट्रीट करके इस ट्रस्ट की जो टोटल इनकम है इजीली वो यहां पर हम निकाल पाएंगे। देन चले फ्रेंड्स आगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सर्टेन क्वेश्चंस है वो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट करता हूं।
तो चलिए नवंबर 2017 का क्वेश्चन देखिए। एडुकेयर अ ट्रस्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल रिलीफ टू पीपल residing in rural areas of Assam and has been granted the registration under section 12AA. The trust applied for registration under section 12AB on 15th May 2021 to the Commissioner of Income Tax. Till the date of for filing return of income for assessment year 22-23, the Commissioner of Income Tax has not passed any order granting or refusing to grant such registration. The trust has filed its return of income for assessment year 22-23 claiming exemption under section 11, taking a view that as the order has not been passed by the Commissioner of Income Tax within the prescribed period, the trust should be deemed to be registered under section 12AB. Discuss and explain whether the view taken by the trust is correct. Of course yes. आप याद कीजिए, मैंने आपको रिवीजन सेशंस में भी एक सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का सुप्रीम कोर्ट का केस रिकॉल कराया था कि देखो अगर ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो फिर कमिश्नर की भी ड्यूटी बनती है कि वो ड्यू टाइम में रहकर रजिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है वो पास करें। अगर यहां मई 21 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई अगर कमिश्नर को ट्रस्ट ने कर दिया तो कमिश्नर की ड्यूटी थी कि वो जिस मंथ में एप्लीकेशन आई है उस मंथ के क्लोज होने से 3 मंथ्स में रहकर वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करते। वो टेबल मैंने जो डिस्कस की थी उसमें पहली कैटेगरी में ये केस आ रहा है फ्रेंड्स। तो 3 मंथ्स में कमिश्नर को अपना जो ऑर्डर है वो पास करना चाहिए था। उन्होंने जून जुलाई अगस्त 31 अगस्त 2021 तो क्या प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक भी अपना रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास नहीं किया, कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, तो डेफिनेटली फॉल्ट कमिश्नर के पार्ट पर है। तो ट्रस्ट क्यों भुगतेगा? वो ट्रस्ट डीम टू बी रजिस्टर्ड ट्रस्ट ट्रीट किया जाएगा। फ्रेंड्स यही चीजें बस आपको यहां गिवन है। तो कमिश्नर को 3 मंथ्स में अपना ऑर्डर पास करना चाहिए था, राइट, लेकिन उन्होंने तो अपना ऑर्डर पास किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो केस था उसके हिसाब से वो जो ट्रस्ट है वो डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड ट्रस्ट कहलाएगा। ऐसे की रूलिंग को हम अप्लाई अगर इस केस पर कर दें तो डेफिनेटली जो ट्रस्ट का एक्ट है एग्जेम्पशन क्लेम करने का रिटर्न फाइलिंग वाला, वो एक्ट यहां पर इस ट्रस्ट का बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा क्योंकि ये ट्रस्ट डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड यहां ट्रीट किया जाएगा। अब रीड करेंगे उसमें यही चीजें सब आपको यहां देखने को मिलेंगी। और अब मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में May 22 के क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स आपको ले आया। काइंडली देखिए इसके जो 3 पार्ट्स हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आपने ये केसेस इस एसएससी ट्रस्ट के लिए हैंडल करने हैं। पहला पार्ट, राज चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB रिसीव्ड कॉर्पस डोनेशन ऑफ ₹5 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23. The trust intends to utilize it during the previous year 23-24 and claimed that since the donor gave the donation with a specific direction that it is towards the corpus of the trust, it is exempt under section 11(1)(d). तो my dear friends इस ट्रस्ट को हम कह सकते हैं कि जो एज कॉर्पस ये डोनेशन रिसीव हुआ है 5 lakhs का, ट्रस्ट कहते हैं कि ये तो 11(1)(d) में फुल्ली एग्जेम्प्ट। हम कहेंगे बिल्कुल फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन इस कंडीशन के साथ में कि आपको ये जो कॉर्पस डोनेशन है वो 11 सबसेक्शन 5 में जो स्पेसिफाइड मोड्स हैं, याद आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह, उनमें कहीं इन्वेस्ट करके रखना होगा। तो सर्टेनली राज चैरिटेबल ट्रस्ट को इस कंडीशन के साथ एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो फिर वो एग्जेम्पशन के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। तो एग्जेम्पशन मिलेगी लेकिन इस कंडीशन के साथ में। देन क्वेश्चन में अगला जो पार्ट आपको दिया गया इसी फर्स्ट पॉइंट में वो इंडिपेंडेंट है। काइंडली देखिए, फर्दर ड्यूरिंग द ईयर द ट्रस्ट टुक अ लोन ऑफ ₹20 lakhs फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक एंड आउट ऑफ इट अप्लाइड ₹18 lakhs ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स बिल्डिंग। द ट्रस्ट क्लेम्ड ₹18 lakhs एज एप्लीकेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या क्लेम ट्रस्ट का सही कहलाएगा? देन आंसर
आंसर इज नो, क्योंकि लोन और बोरोइंग से किए जाने वाले एप्लीकेशन वाले ईयर में अलाउड नहीं होंगे, बल्कि जब आप उस लोन का रीपेमेंट करेंगे तब उस ईयर की इनकम जिससे आप इस चैरिटेबल पर्पस के लिए लिए गए लोन का रीपेमेंट करेंगे, उस ईयर में आप एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के हकदार बनेंगे। अभी आपने करेंट ईयर में अपनी इनकम को अप्लाई नहीं किया है, ये एप्लीकेशन तो सिंस लोन से हुआ है, इसीलिए ये एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई यहां पर नहीं कर पाएगा, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन नहीं मिल पाएगी। तो राज चैरिटेबल ट्रस्ट की ये दोनों ही जो क्लेम है कि कॉर्पस डोनेशन मिला तो एग्जाम्प्ट होगा, नहीं, आपको 11(5) के मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोन बोरोइंग से मैंने एप्लीकेशन किया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, नहीं, आपको लोन बोरोइंग से किया जाने वाला एप्लीकेशन एग्जाम्प्ट नहीं होता। यही बस यहां पर आंसर में देना था। अगला पॉइंट, मनी फाउंडेशन इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A(b) ऑन 31st July 2022. इट गेट्स एन अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C ऑल्सो। The trust intends to know whether it can enjoy the benefit of both the sections, that is section 11 and section 1023C। तो याद उठाइए सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 मैंने आपको रिफ्रेश कराया था ना। सेक्शन 11 सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद में अब या तो आप इस ट्रस्ट चैप्टर का रजिस्ट्रेशन रिटेन कर लो और या फिर 1023C के अप्रूवल होल्ड कर लो, दोनों पॉसिबल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड था और जैसे ही ना 31 जुलाई 2022 को 1023C की अप्रूवल मिली, बस इसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इनफेक्टिव हो जाएगा, वो दोनों को एक साथ में होल्ड नहीं कर सकते। हां, अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन वापस से इन ऑपरेशन लाना है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन को वापस से ऑपरेटिव बनाने के लिए अप्लाई करना होगा, तो 1023C की जो अप्रूवल है वो इनफेक्टिव हो जाएगी, तो वो दोनों को एक साथ में होल्ड नहीं कर सकते। ये सारी चीजें रिफ्रेश भी की थी रिवीजन सेशन में ना, वही आपको आंसर में देखने को मिलेंगी। और अब ये वाला पार्ट काइंडली देखिए, Little Angels is a charitable institution registered under section 12AA to continue claiming the benefits of the exemption provisions contained in section 11 and 12 for the AY 23-24. It wants to apply for re-registration under section 12AB. What would be the effective date for making the application for re-registration under section 12AB? तो my dear friends, याद उठाइए 1 अप्रैल 2021 से पहले जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं, जैसे ये जो ट्रस्ट है ये 12AA में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा था, तो मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले ही वो सेक्शन इन फोर्स था, तो ऐसे केस में लॉ तो कहता है विद इन 3 मंथ्स 30 जून 2021 तक उस ट्रस्ट को री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन मैंने आपको रिवीजन सेशन में भी बताया था कि सीबीडीटी ने इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया फर्दर 9 मंथ्स और 31 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन के लिए उन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बोर्ड ने परमिट कर दिया। तो फाइनली ये जो ट्रस्ट है इनके लिए 31 मार्च 2022 तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना रिक्वायर बनेगा। यही इफेक्टिव डेट है, आप देखेंगे आपको वही चीजें सब देखने को मिलेंगी। तो नॉर्मली तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो एसएससी ट्रस्ट है लॉ की अगर हम सुने तो इन्हें 30 जून तक री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना था, लेकिन बोर्ड ने एक सर्कुलर इशू करके इस डेट को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। तो यही इफेक्टिव डेट यहां ट्रीट की जाएगी। लेकिन देखना जरा, the trust wants to confirm whether the registration granted under section 12AB has the same perpetual validity as granted under section 12AA. then answer is no. अब परमानेंट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब तो जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा वो केवल और केवल 5 इयर्स तक ही वैलिड कहलाएगा। उस 5 इयर्स के बाद अगेन हाजिरी लगानी पड़ेगी, मतलब अगेन री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो परपेचुअल वैलिडिटी वाला जो रूल है वो खत्म हो गया है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, चले आगे आइए। एनोनिमस डोनेशन से रिलेटेड जो थिंग्स हैं वो मैं अब आपके सामने रखता हूं।
एक्चुअली जुलाई 21 का जो क्वेश्चन है वो काइंडली देखिए, आपको बस रेलिवेंट प्रोविजंस और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की हेल्प से फॉलोइंग का जो ट्रीटमेंट है वो बताना है। ऑन 26 अगस्त 2022, रिलीफ फॉर पुअर, अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सोल्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग which was held by it for charitable purposes for ₹4 lakhs. The asset was acquired on 23rd June 2020 for 2.5 lakhs. It invested ₹3 lakhs in fixed deposits for the tenure of 2 years. तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा कि इन्होंने अगर कोई असेट लाइक बिल्डिंग अगर 4 lakhs रुपीज में बेची है, ठीक है, और वो उन्होंने खरीदी थी कितने में, हमें बताया क्या, 2.5 lakhs में, तो यहां कैपिटल गेन के नेचर की इनकम 1.5 lakhs हो गई। अगर इन्हें पूरी एग्जेम्प्ट करानी थी तो 4 lakhs रुपीज का इन्हें फर्दर रीइन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, नेट कंसीडरेशन नई असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए था। इन्होंने कितना किया, केवल 3 lakhs का। तो जो ट्रांसफर्ड असेट की कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में इन्होंने जो रीइन्वेस्टमेंट किया है वो जितना ज्यादा इन्होंने रीइन्वेस्टमेंट किया है, केवल और केवल टू दैट एक्सटेंट ही जो एग्जेम्पशन है वो यहां पर ये ट्रस्ट अवेल कर सकेगा। तो इस कैपिटल गेन में से 50,000 रुपीज का ही जो एग्जेम्पशन है वो मिलेगा। अब इशू ये अराइज होता है क्या कि अगर क्या ये एफडी में किया गया इन्वेस्टमेंट भी एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा? देन आंसर इज यस। ईस्ट इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही बात कही। अंबालाल चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने भी, अंबालाल साराभाई ट्रस्ट के केस में गुजरात हाईकोर्ट ने भी, माय डियर फ्रेंड्स, यही बात कही कि एफडी में भी किया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल असेट कहलाएगा और ये एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं या 50,000 रुपीज तक का जो अमाउंट है वही एग्जेम्पशन के लिए क्वालिफाई करेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स, और बाकी 1 लाख रुपीज उस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल यहां पर ट्रीट किया जाएगा। वो बात अलग है कि ट्रस्ट अगर उससे अपने किसी अदरवाइज ऑब्जेक्ट में अप्लाई करता तो उसकी भी एग्जेम्पशन वो आगे ले पाता, लेकिन ऐसा हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन है नहीं। देन अगला पॉइंट काइंडली देखिएगा, सेव अवर रिलीजन। मेनली जो मैंने आपको इस कैटेगरी में ये क्वेश्चन रखा है वो इसी पॉइंट की वजह से प्लेस किया है। देखिए, तो सेव अवर रिलीजन, अ ट्रस्ट एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो मतलब देख रहे हो आप, ट्रस्ट बोथ पर्पसेस के लिए यहां पर एस्टैब्लिश्ड हमें नजर आ रहा है। नाउ इट रन्स अ टेंपल एंड अ स्कूल, तो ये रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस और कंफर्म हो गया। ड्यूरिंग द ईयर 2023 इट रिसीव्ड एनोनिमस डोनेशन अमाउंटिंग टू ₹2 crores इन टेम्पल। कोई दिक्कत नहीं है, इस पर तो सेक्शन 115BC नहीं लग पाएगा, राइट ना माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि रिलीजियस पर 115BC नहीं लगता। एंड ₹3 crores इन स्कूल, तो ये एज्यूम करते हो कि भाई स्कूल में जो आपको एनोनिमस डोनेशन मिले हैं वो स्कूल में यूज के लिए आपको मिले होंगे, है ना। तो अब ऐसे केस में इस पर जो सेक्शन 115BC है वो एप्लीकेबल बन सकेगा। तो यहां पर जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं सेक्शन 115BC के, याद कीजिए, अगर तो कोई ट्रस्ट होली रिलीजियस, होली चैरिटेबल के लिए क्रिएट होता है या पार्टली चैरिटेबल एज वेल एज पार्टली रिलीजियस, बोथ पर्पसेस के लिए क्रिएट होता है, तो ऐसे केस में भी उन्हें जो एनोनिमस डोनेशन मिलते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ट्रस्ट को अगर अपने हॉस्पिटल या स्कूल में यूज के लिए अगर वो मिले हैं तो फिर भी एनोनिमस डोनेशन 115BC के दायरे में आएंगे। अब स्कूल के डोनेशन बॉक्स से अगर वो पैसा मिला है तो सर्टेनली यहां पर वो स्कूल के लिए ही यूज के लिए मिला होगा, ये एज्यूम करते हुए इस पर सेक्शन 115BC के जो प्रोविजंस हैं वो माय डियर फ्रेंड्स हम एप्लीकेबल बना सकेंगे। और ये तो आपको पता ही है कि 5% टोटल डोनेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर, इससे ऊपर जितने एनोनिमस डोनेशन होते हैं उन्हीं पर 115BC लगता है, जो 30% से टैक्सेशन की बात करता है। तो यहां पर आप देखेंगे आंसर में आपको कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा। 115BC के जो प्रोविजंस है वो टेंपल वाले एनोनिमस डोनेशन पर नहीं लगे,
हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वो केवल और केवल स्कूल वाले जो एनोनिमस डोनेशन है उन्हीं पर वर्क करेंगे। ओके, और हमने ये अज्यूम कर लिया है कि वो स्कूल में ही यूज की डायरेक्शन के साथ मिले हैं। आइए ना फ्रेंड्स, अब एक यूनिक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें हम मेनली गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड जो यूनिक थिंग्स हैं उनकी आगे बात करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन में भी डिस्कशन आपको काम आएगा। तो काइंडली देखिएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 in order to avail maximum benefits within the four corners of law। ओके, तो मैंने 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को मर्ज करके एक ये यूनिक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है, जिससे वो दोनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। देखिए, a public charitable trust registered under section 12AB runs a hospital and also a medical college. It furnishes you the following information for the year ended 31st March 2023। सबसे पहले अगर आपको यहां पर अगर कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज इस तरह का केस अगर दिया गया है और साथ में यह बताया जाए कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो सोलली फॉर एजुकेशन पर्पस रन किया जा रहा है, तो मैंने रिवीजन सेशन में भी आपको इस बात पर एम्फेसिस अप्लाई किया था कि अगर कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगर सोलली फॉर एजुकेशनल या मेडिकल पर्पसेस अगर रन किए जा रहे हैं, तो इस तरह के केस में आप चेक करेंगे अगर इनकी रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिर उस केस में आप 1023C में इनको एग्जेम्पशन अलाउ करें। सेक्शन 1023C में माय डियर फ्रेंड्स सब क्लॉज 3rd AD आपको जो दिया गया है वहां इस तरह की जो एग्जेम्पशन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जिनकी रिसीट्स 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती हैं उनको सेक्शन 1023C सब क्लॉज 3rd AD में जो एग्जामिशन है वो प्रोवाइड की गई है, तो हम वो एग्जामिशन यहां पर अलाउ कर देंगे। और उनके पास में जहां 12AB का भी रजिस्ट्रेशन है और फिर वो कोई और अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं जिसके लिए हमें ढेर सारे पर्टिकुलर्स अदरवाइज दिए गए होंगे, उन पर फिर हम ट्रस्ट चैप्टर की जो प्रोविजंस हैं माय डियर फ्रेंड्स वो एप्लीकेबल बनाएंगे। बस इतनी सी चीज है जो आपको कंसीडरेशन में यहां लेनी है। तो इस केस में आप देखिए, ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो केवल 90 लाख है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम इस इनकम को आउटर कॉलम में लाएंगे ही नहीं। हम ये जो मेडिकल कॉलेज की इनकम है इसको यहां पर सिंपली एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल बना देंगे, इसको आउटर कॉलम में हम यहां पर लेकर आएंगे ही नहीं। आप देखेंगे आपको नोट्स में इस तरह की जो आपको यस फ्रेंड्स सब क्लॉज 3rd AE में, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो जो यहां जो मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं लिमिट को लेकर। क्या होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रन की जा रही है जो सोलली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस वो रन कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है, तो उनको उसकी जो इनकम है वो 10 क्लॉज 23 सब क्लॉज 3rd AD में एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही अगर कोई ट्रस्ट, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है सोलली फॉर फिलोंथ्रोपिक पर्पसेस, मतलब पब्लिक वेलफेयर के पर्पस के लिए, नॉट फॉर पर्पस ऑफ एनी प्रॉफिट, तो उस केस में भी उन्हें सेक्शन 10 क्लॉज 23C में सब क्लॉज 3rd AE में जो एग्जामिशन है वो दी गई है। लेकिन ये जो सब क्लॉज 3rd AD और 3rd AE वाली बॉडीज हैं इनकी इन एग्रीगेट जो रिसीट्स हैं आपकी वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोई इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 क्लॉज 23C सब क्लॉज 3rd AD में एंड सब क्लॉज 3rd AE में जिन इंस्टीट्यूशंस की कलेक्टिवली एग्जामिशन ले रहे हैं उनकी इन एग्रीगेट जो रिसीट्स हैं वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हमें जो केस दिया गया वो केवल एक मेडिकल कॉलेज का दिया गया, बाकी सेक्शन 10 क्लॉज 23C में सब क्लॉज 3rd AD या 3rd AE में एग्जेम्पशन की क्लेमिंग को लेकर यहां पर कोई और पर्टिकुलर अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए सिंस वो जो लिमिट वाली बात है वो भी यहां पर पूरी हो रही है
यस, इसीलिए इस सिचुएशन में जो मेडिकल कॉलेज वाली ये जो इनकम है ये हम आउटर कॉलम में लाएंगे ही नहीं, ये एग्जामिनेशन के लिए प्लेनली यहां पर क्वालिफाई कर जाएगी। ओके, आइए जरा मैं अब आपको मेनली इस चैप्टर के लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हैं वो दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या यहां पर आपको दिया गया, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम हॉस्पिटल 425 लैक्स कंसीडर कर लेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू मैन ऑब्जेक्ट रुपीज 2 लैक्स, तो ये भी प्रॉपर्टी से डिराइव्ड इनकम है, मान लेंगे सेपरेट बुक्स अकाउंट्स मेंटेन किए ही होंगे, ठीक है, तो इसको भी हम इनकी ग्रॉस रिसीट के साथ में ऐड कर लेंगे। देन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक रुपीज 32 लैक्स, इट इंक्लूड्स कॉर्पस डोनेशन ऑफ रुपीज 3 लैक्स एंड एनोनिमस डोनेशन ऑफ रुपीज 5 लैक्स। नोट, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस रिसीट्स गिवन इन वन अबव। अब माय डियर फ्रेंड्स जो कॉर्पस डोनेशन है वो तो आपको पता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में, तो इनको तो हम आउटर कॉलम में लाएंगे ही नहीं। हाँ, नो डाउट 11.5 में ये इन्वेस्ट हुए हों तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो 11.5 में स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट हुए ही होंगे, क्योंकि एक सिंपल एग्जाम्पशन है, कोई ट्रस्ट क्यों छोड़ेगा, है ना। तो यहां पर 425 लैक्स में से हम ये जो कॉर्पस डोनेशन 3 लैक्स के वो बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आउटर कॉलम में जाएंगे ही नहीं, एग्जाम्पशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो एनोनिमस डोनेशन है उसके लिए भी ट्रीटमेंट स्पेशल है, तो एक काम करते हैं उसको भी यहां पर बाहर निकाल देते हैं। 417 लैक्स की हम जो ग्रॉस सीट है वो कंसीडर करेंगे। अब ये जो एनोनिमस डोनेशन है 5 लैक्स के, इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, 5% ऑफ टोटल डोनेशन मतलब 5% ऑफ 32 लैक्स, और वो आप देखिए यहां 1,60,000 बना, एंड 1 लाख का थ्रेशोल्ड है, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में हायर है उस पर नॉर्मल ट्रीटमेंट लगेगा। मतलब क्या, यहां जो बाकी 3,40,000 का एनोनिमस डोनेशन बचेगा उसी पर केवल हार्स सेक्शन दैट इज सेक्शन 115 BBC लगेगा। आप याद कीजिए मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको क्या थीम अडॉप्ट करनी है उसका भी जिक्र, जब मैं एनोनिमस डोनेशन को लेकर चीज आपको रिफ्रेश करा रहा था तब मैंने वो थीम भी आपके साथ डिस्कस की थी कि आप ना क्या करेंगे, आप एक लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन है, जो हमारे एग्जांपल में 32 लैक्स का 5% 1.6 लैक्स बन रहा है, हम लिमिट तक के एनोनिमस डोनेशन को यहां पर इंक्लूड करेंगे ग्रॉस रिसीट के साथ में, और जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन होगा वो तो जब टोटल इनकम निकलने वाली होगी तब चुपके से उसे ऐड कर देंगे, टोटल इनकम जिससे आ सके, और एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर 30% से टैक्स निकालेंगे, और बाकी जो टोटल इनकम आ रही होगी ट्रस्ट की इस एक्सेस एनोनिमस डोनेशन के अलावा उस पर हम स्लैब रेट से नॉर्मली जैसे टैक्स निकलता है वो निकाल कर लाएंगे। ये जो थीम है ये मैंने रिवीजन सेशन में जो आपके साथ डिस्कस की थी ना फ्रेंड्स, आइए आपको इस क्वेश्चन में वही चीजें देखने को मिलेंगी। तो हमने क्या किया है, हमने 425 लैक्स के ग्रॉस रिसीट में से डोनेशन बाहर किए, एंड माय डियर फ्रेंड्स जो कॉर्पस डोनेशन है उनको हम आउटर कॉलम में नहीं लाए क्योंकि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और ये एज्यूम कर रखा है कि वो 11.5 के मोड में इन्वेस्ट कर दिए गए हैं, और एनोनिमस डोनेशन केवल लिमिट तक के, यस लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन है 5% ऑफ टोटल डोनेशंस और 1 लाख विच एवर इज हायर, इस लिमिट तक के जो एनोनिमस डोनेशन है वो हमने यहां पर नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए वो क्वालिफाई कर सके, इसके लिए नॉर्मल रिसीट्स के साथ में यहां पर कंसीडर कर ली, और बाकी जो 3.4 लाख के एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है वो टोटल इनकम जो ट्रस्ट की निकलने वाली थी तो बस लास्ट में चुपके से उनको हमने यहां ऐड कर दिया, राइट। जब टोटल इनकम पर टैक्स निकालने की बात आएगी तो इस एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर आप देखिए फ्लैट 30% से जो टैक्स है वो निकल पा रहा है, और बाकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम पर हम जो स्लैब रेट्स से टैक्स है वो यहां पर निकाल पा रहे हैं, राइट, जिससे टोटल इनकम का टैक्स हमें पता लग सके 4% से इसके बाद में हम ट्रस्ट की टैक्स लायबिलिटी तक पहुंच सके। तो आइए जरा इंफॉर्मेशन में जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो है अगली।
क्या गिवन है आपको? गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ₹8 लाख। तो दो इश्यूज हैं। पहला इशू, क्या गवर्नमेंट ग्रांट को हम ट्रस्ट की इनकम में इंक्लूड करें क्या? तो ऑफ कोर्स यस। फाइनेंस एक्ट 2015 से लॉ मेकर्स ने इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 24 में जहां गिवन है, वहां सब क्लॉज 18 में क्या लिख दिया है कि आप कोई भी सब्सिडी, ग्रांट, रिम्बर्समेंट, वेवर, कंसेशन मींस असिस्टेंस इन एनी फॉर्म, वट एवर नेम कॉल्ड, विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हां, अगर ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के द्वारा अगर एस्टैब्लिश किया जाता और गवर्नमेंट अगर इन्हें फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्पस अगर ग्रांट देती, तो वो 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 18 में बाहर रखा गया है। लेकिन ऐसा तो कुछ यहां पर दिया नहीं गया है। तो ये तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट ग्रांट का केस है, तो हम इसे एज एन इनकम, अदर इनकम की तरह ट्रस्ट के लिए कंसिडरेशन में लेंगे कि भाई जैसे और रिसीट है वैसे ये भी एक रिसीट है, इसको भी इनकम के तौर पर कंसीडर करेंगे। लेकिन दूसरा इशू, जो हम 5% ऑफ टोटल डोनेशन निकालते हैं एनोनिमस डोनेशंस की लिमिट के लिए, तो उसमें हम गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड करेंगे क्या? तो इंस्टीट्यूट ने क्या थीम अडॉप्ट की है कि भाई देखो, वहां लिखा है 5% ऑफ टोटल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन जो डोनर ने वॉलंटरली दिए, ठीक है। और ग्रांट हमेशा कुछ कंडीशंस के साथ मिलती हैं। तो ग्रांट कंडीशनल होती हैं, इसीलिए उन्हें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के एट पार रखना ठीक नहीं लगेगा। इसलिए इंस्टीट्यूट ने जो भी सजेस्टेड अभी तक रिलीज किए हैं, उनमें सब जगह फ्रंट पर जो उन्होंने ट्रीटमेंट रखा है वो क्या रखा है कि हम तो 5% ऑफ टोटल डोनेशन की जब बात आएगी तो वहां पर गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यस, जैसा हमने यहां पर देखिए ये किया भी था। इंस्टीट्यूट ने जो भी सजेस्टेड रिलीज किए उनमें प्राइमरीली माय डियर फ्रेंड्स जो 5% लिया वो केवल और केवल डोनेशंस का लिया, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने जरा ट्रस्ट की रिटर्न जो ITR 7 में जाती है, ITR 7 में माय डियर फ्रेंड जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आपको जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रहा हूं। वहां आप देखिए जो भी ग्रांट मिलती है ट्रस्ट को, वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के शेड्यूल का पार्ट बनती है। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ये गवर्नमेंट ग्रांट जो टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, उन टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का ही जो पार्ट है वो बनती है। एंड फ्रेंड्स जो यहां पर इंडियन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट आए, इन दोनों को कंपेयर कर लेने के बाद में, इन दोनों को एग्रीगेट कर लेने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जिसे यहां डिनोट किया जा रहा है सी से, जब हम 5% टोटल डोनेशंस निकालते हैं प्रैक्टिकली, तो वो हम इसका निकालते हैं। यस, ये वो रिजल्ट है जिसमें वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट इंक्लूडेड है, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट भी एग्जिस्ट करती है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो 5% ऑफ डोनेशन निकलता है उसमें हम गवर्नमेंट ग्रांट को इंक्लूड ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं होगा हमारे लिए। हमें गवर्नमेंट ग्रांट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड करनी होगी, 5% ऑफ डोनेशन का वो पक्का पार्ट बनेगी। राइट फ्रेंड्स, तो इंस्टीट्यूट भी अब इस बात को मानती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर ये बात कह देती हैं कि सिंस प्रैक्टिकली ITR 7 में जो गवर्नमेंट ग्रांट है उन्हें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड किया गया है, इसलिए आप 5% टोटल डोनेशन में गवर्नमेंट ग्रांट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, सॉल्यूशन उस तरीके से भी बनाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट इस बात को एग्री करती हैं, तो वो अपने सॉल्यूशन में एक इस तरह का जो नोट है माय डियर फ्रेंड्स वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो पहले तो वो ग्रांट को टोटल डोनेशन में इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि उनकी क्या थीम है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मतलब जो सामने वाले ने वॉलंटरली दिए, ग्रांट कंडीशनल होती हैं, इसलिए हमने ग्रांट को इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन फिर वो एक ऑल्टरनेटिव व्यू के तौर पर इस तरह की बात कहती हैं, क्या गवर्नमेंट ग्रांट को सिंस ITR 7 में टोटल डोनेशंस का 5% निकालने के लिए टोटल डोनेशन का पार्ट बनाया गया है, तो सॉल्यूशन आप उस तरह से भी वर्कआउट कर सकते हैं। आप टोटल डोनेशन में ग्रांट को इंक्लूड करके भी उसका 5% निकाल सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट खुद अपनी तरफ से आपको परमिट कर रही है।
राइट फ्रेंड्स। तो आई होप अब आपको गवर्नमेंट ग्रांट वाला जो पॉइंट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो गवर्नमेंट ग्रांट पहले तो हम इंक्लूड इनकम में इंक्लूड करेंगे, फिर 5% टोटल डोनेशन के लिए प्राइमरली उसे टोटल डोनेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में एक ऑल्टरनेटिव व्यू, एक नोट देकर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹105 lakhs, दिस डजंट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन लीजिए। ग्रॉस रिसीट जो आपने ये देखी given in one above include a sum of ₹55 lakhs which has accrued but not received. However, sum of ₹18 lakhs has been received only on 31st day of March 23। तो मतलब जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ या जो आपको लास्ट मोमेंट पर रिसीव हुआ, ऐसे केस में ये जो ट्रस्ट है, ये याद करो सेक्शन 11(1) की एक्सप्लेनेशन का क्लॉज 2, जहां पर डीम्ड एप्लीकेशन वो इनका क्लेम कर सकेंगे। क्वेश्चन की यही तो डिमांड है कि जितने बेनिफिट ट्रस्ट को मिल सकते हैं आप वो देते हुए उनकी जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट करें। तो सर्टेनली 55 lakhs और 18 lakhs का जो डीम्ड एप्लीकेशन है वो यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। काइंडली देखिए, वही आपको यहां पर ये शो किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। द ट्रस्ट सेट अपार्ट ₹80 lakhs फॉर एक्वायरिंग अ बिल्डिंग टू एक्सपांड इट्स हॉस्पिटल, बट द अमाउंट वाज पेड इन May 23 व्हेन सेल डीड वाज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम। तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 एक्सेस एक्यूमुलेशन वाला जिंदाबाद। हाँ, ट्रस्ट क्या करे, ट्रस्ट प्रैक्टिकली फॉर्म 10 में जो एक्सेस एक्यूमुलेशन वाली फैसिलिटी है वो अवेल करे। यस, वो अपने इस पर्पस को बताते हुए जो एक्सेस एक्यूमुलेशन की फैसिलिटी है वो अवेल करते हुए इस 80 lakhs का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेस एक्यूमुलेशन के नाम पर एंजॉय कर ले। हाँ, वही आपको सोल्यूशन में माय डियर फ्रेंड्स ये चीज देखने को यहां पर मिलेगी। ओके, देन अगला पॉइंट क्या है क्वेश्चन का। In June 2022, the trust purchased and installed new computer software for ₹28 lakhs. The rate of depreciation is 60% as per IT Act. वो उस टाइम पर उतनी होती थी, इसलिए ही इतनी प्रिंटेड है। अब तो 40 रह गई, आपको पता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, आप तो पूरे 20 lakhs का जो एप्लीकेशन है वो एंजॉय करो ना, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस के लिए आप चाहे रेवेन्यू इवन कैपिटल पर्पस के लिए भी अमाउंट अगर स्पेंड करते हो तो आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखना जरा फ्रेंड्स। द trust incurred ₹35 lakhs towards purchase of laptops, computer and printer for the hospital। तो ठीक है, इसका भी आप एप्लीकेशन क्लेम कीजिए क्योंकि चैरिटेबल के लिए इनकम अप्लाई की है, इसलिए बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ इट रीपेड लोन ऑफ ₹15 lakhs टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग। यस, अब इसका जो एप्लीकेशन है, जब आपने लोन लिया था हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए, तब मान रहे हैं कि आपने उस टाइम पर जो एग्जेम्पशन है वो नहीं एंजॉय की होगी, क्योंकि अब लोन और बोरोइंग से जो आप यूटिलाइजेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, वो लोन और बोरोइंग से किए जाने वाले एप्लीकेशन आपको अलाउ नहीं होते। कब होते हैं, जब आप लोन का रीपेमेंट करते हैं। तो यस, अब इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएगा। नाउ डोनेशन गिवन टुवर्ड्स कॉर्पस टू अ ट्रस्ट इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 23C फॉर ₹2 lakhs ना, कॉर्पस डोनेशन का देना आपका एप्लीकेशन में नहीं आ पाएगा। और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम द PY 21-22 ₹25 lakhs, क्या कोई आप वहां से कैरी फॉरवर्ड करके करेंट ईयर में ब्रॉट फॉरवर्ड करके इसका बेनिफिट ले पाओगे? द आंसर इज नो। ये सारी चीजें रिवीजन सेशन में माय डियर फ्रेंड जो हमने डिस्कस की थी वही आपको यहां पर ये गिवन है। तो बस हर एक इंफॉर्मेशन की जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया ना डियर फ्रेंड्स, वही आपको यहां पर सब देखने को मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं है। तो पहले रिसीट 15% की एड डिडक्शन, फिर जो भी एप्लीकेशन अलाउ हो सकते थे उनकी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन, एंड जो भी डीम्ड एप्लीकेशन एक्सेस एक्यूमुलेशन के बेनिफिट है वो दिए, और उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स जो एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम है वो, उसके बाद में जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है वो ऐड करके टोटल इनकम तक हम पहुंच गए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं एक काम करता हूं, इंस्टीट्यूट ने अपना जो स्टैंड चेंज किया है, मैं पहले वो आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जनवरी 21 के ओल्ड कोर्स के क्वेश्चन के सजेस्टेड से पहले
हमेशा इंस्टीट्यूट ने जब भी 11(1) की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 में डीम्ड एप्लीकेशन की बात होती थी तो वो जितना भी अमाउंट आपको गिवन होता था वो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपको डीम्ड एप्लीकेशन है वो अलाउ कर देते थे, अपने सॉल्यूशन को भी इस तरह से बनाते थे। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप सोचिए जरा, ये जो ग्रॉस रिसीट ली जा रही हैं, ये जो फिगर यहां पर पिकअप की गई है, अब इसमें जो 55 लैक्स है जो आपको मिला नहीं और 18 लैक्स आपको लास्ट डे पर मिला, इसका 15% वो अमाउंट यहां पर इंक्लूड है और इसका 15% तो आप ऑलरेडी यहां पर एंजॉय कर रहे हो, है ना। इसमें जो ये 55 लैक्स और 18 लैक्स रुपीस के अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स जो इंक्लूड हुए पड़े हैं, तो 15% तो बेनिफिट आपने ऑलरेडी यहां ले लिया। तो अब आगे जो कैरी हो रहा है इसमें वो तो इन फिगर का 85% ही कैरी हो रहा है ना। लेकिन वापस से अगेन जो फुल अमाउंट है उनका जो एप्लीकेशन है वो यहां पर अलाउ इंस्टीट्यूट कर देती थी। लेकिन पहली बार जनवरी 21 के सजेस्टेड में उन्होंने जो रिफाइंड अप्रोच है, जो रैशनल अप्रोच है वो अडॉप्ट की। तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं। तो आइए जरा पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर। बिलीव मी क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ है ही नहीं, कुछ भी स्पेशल पॉइंट इसमें है ही नहीं, तो इसे आप होमवर्क में रख सकते हैं, राइट। इसमें कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स अलग से नहीं है। आइए जरा मैं आपके सामने जो यूनिक या मैं यूं कहूं सिस्टम के चेंज वाली जो बात इंस्टीट्यूट ने की है वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पहले वो वाली बात हाईलाइट कर देता हूं आपको। देखिए जो ये एसोसिएट ट्रस्ट की जो ग्रॉस रिसीट हमें यहां पर 345 लैक्स की दी गई, इसमें बोला गया ग्रॉस रिसीट इंक्लूड अ सम ऑफ ₹4 लैक्स दैट वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2023 और आपको ट्रस्ट की टोटल इनकम निकालनी है इन ऑर्डर टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट्स विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। ओके तो लास्ट डे पर जो अमाउंट रिसीव हुआ, इसका ये 11(1) की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 में जो डीम्ड एप्लीकेशन है, डिक्लेरेशन की फाइलिंग से जो मिल जाता है वो एंजॉय कर सकेंगे। तो देखिए यहां पर जो ग्रॉस रिसीट है जिसमें ये 4 लैक्स इंक्लूडेड है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर ग्रॉस रिसीट का सिंस 15% तो जो यहां एडॉप्ट डिडक्शन है वो मिल जाता है। तो मतलब 4 लैक्स का भी जो 15% है वो तो यहां पर लेस हो गया। तो बाद में उन्होंने जो 11(1) की एक्सप्लेनेशन के क्लॉज 2 में जो डीम्ड एप्लीकेशन वाली बात यहां पर की, उसमें 4 लैक्स रुपीस के 85% का जो रिडक्शन है वो यहां पर उन्होंने केवल और केवल दिया। मैंने आपको अर्लियर ओकेजन्स पर भी कहा है कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है इंस्टीट्यूट का, आप उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को अपने अर्लियर ट्रीटमेंट में कोई डिफेक्ट फील हुआ होगा तभी उन्होंने स्टैंड चेंज किया, राइट। तो अब अगर इस तरह की सिचुएशन एग्जाम में आपको आगे दे दी जाती है तो वहां पर आप जो इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो फॉलो करेंगे, उसे अप्लाई करके अपना सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब इस अप्रोच को आप बेस बनाएंगे। ठीक है, जब बात चली रही है तो मैं एक चीज आपको और हाईलाइट कर देता हूं, हालांकि इंस्टीट्यूट का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। ये चीज रैशनली जो हमने वो महान चैरिटेबल ट्रस्ट वाला जो क्वेश्चन किया था, वहां कैपिटल गेन पर भी रैशनली एप्लीकेबल होनी चाहिए। देखिए वहां मैं आपको वापस से मई 2019 के क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए लाया हूं, वहां भी आप देखिए जो कैपिटल गेन की इनकम थी, उस कैपिटल गेन की इनकम को पहले ग्रॉस इनकम में माय डियर फ्रेंड्स इंक्लूड किया जा रहा है, कर लिया, और फिर इस ग्रॉस फिगर का 15% तो ऑलरेडी यहां पर लेस हो चुका है। तो अब आगे जो कैरी हो रहा है वो तो इसका 85% ही कैरी हो रहा है ना। लेकिन इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड में देखिए क्या कर रखा है, उन्होंने पूरा का पूरा जो 100% है वो यहां पर फिर से लेस कर दिया, तो 15% तक डुप्लीकेसी है। लेकिन इंस्टीट्यूट का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो रैशनली यहां पर भी 85% का अमाउंट ही आगे यहां कैरी हो रहा है, तो 85% ही यहां पर फर्दर माइनस होना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन अभी इस तरफ इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड को करेक्ट करने पर कहीं ध्यान नहीं गया है। ये तो मैंने केवल एडिशनली आपके साथ में बात यहां डिस्कस कर ली है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो श्री सनी फाउंडेशंस अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 AB of the IT Act runs a hospital. The following particulars pertaining to the PY 22-23 are furnished to you by the trust. Gross receipt given है। Now, voluntary contributions received from public rupees 25 lakhs, including anonymous donation eligible for accumulation rupees 5 lakhs। ये जो वर्ड्स है ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो एनोनिमस डोनेशंस है उनके लिए तो जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल स्पेशल है, लिमिट तक नॉर्मल, उसके ऊपर सीधा 30% बिना एग्जेम्पशन के, राइट, 115 WBC वाला। तो बस ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए जो वर्ड्स हैं वो आपको यहां पर ये दिए गए। नाउ एंड कॉर्पस डोनेशन ऑफ रुपीज 2 lakhs फ्रॉम अदर चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस रिसीट। तो ग्रॉस रिसीट तो एज इट इज पकड़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 25 lakhs रुपीज के हमें गिवन है, इनमें से क्या करेंगे हम, इसमें से जो कॉर्पस डोनेशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गए, उनको हम आउटर कॉलम में नहीं लाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो एनोनिमस डोनेशन इन्हें मिले हैं, चलो इनको भी बाहर कर देते हैं। एनोनिमस डोनेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट यहां पर प्रोवाइड करेंगे। जैसे एनोनिमस डोनेशन 5 lakhs के मिले हैं, तो इसमें टोटल डोनेशंस का 5% चेक करना, तो 25 lakhs का 5% कितना आएगा, 1,25,000 और 1 lakh विच एवर इज हायर। तो 1,25,000 हायर है तो इस पर नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे, और जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन होंगे इस पर सीधा 115 WBC का बिना एग्जेम्पशन वाला 30% का टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। तो मतलब क्या, आप यहां पर ट्रस्ट के लिए जो एनोनिमस डोनेशन लेंगे वो लिमिट तक का 1,25,000 यहां पकड़ा, और बाकी 320 जो 375 बचा था, हाँ, जिस पर सीधा टैक्स लगता है 30% का, वो लास्ट में जब टोटल इनकम निकलने वाली थी तब हमने यहां पर चुपके से इंक्लूड कर दिया। आइए जरा अब आपको आगे ले चलता हूं इस क्वेश्चन में। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस रुपीज 85 lakhs रेवेन्यू इन नेचर एंड डजंट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन ऑन हॉस्पिटल इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 5 lakhs विच हैव बीन क्लेम्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन द अर्लियर ईयर्स। तो अब हम क्या बोलेंगे यहां कि जो डेप्रिसिएशन आपने इंक्लूड नहीं किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप उसका पहले ही उस असेट का एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन ले चुके हैं। तो बस 85 lakhs रुपीस के जो हॉस्पिटल एक्सपेंस है वही यहां पर हम कहेंगे एग्जाम्पशन के लिए अलाउ करेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो यहां पर जो हॉस्पिटल ऑपरेशनल एक्सपेंस है 85 lakhs के, वही अलाउड होंगे। डेप्रिसिएशन की बात मत करना, क्योंकि आप उस असेट का ही एप्लीकेशन पहले क्लेम कर चुके हो, क्वेश्चन में ये गिवन है। नाउ अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ हॉस्पिटल रुपीज 90 lakhs includes repayment of loan taken earlier for the construction of hospital 10 lakhs। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि जब आपने लोन लिया था चैरिटेबल पर्पस के लिए, जब उसे खर्च किया था, तब आपने एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन नहीं लिया होगा, क्योंकि वो मिलता भी नहीं। तो जब लोन रीपे किया आपने, तब आपको उसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो ये 90 lakhs रुपीस का जो अमाउंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो हाँ अब करंट ईयर में एग्जाम्पशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। नाउ डोनेशन ऑफ रुपीज 3 lakhs गिवन टुवर्ड्स कॉर्पस टू अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 1023C, ये तो गया, ये एप्लीकेशन के तौर पर अलाउ नहीं होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम रुपीज 5 lakhs। तो याद करो सेक्शन 11 सबसेक्शन 4A जो रेफरेंस किया था कि हाँ ऐसे बिजनेस की इनकम भी प्रॉपर्टी से ड्राइव्ड इनकम कहलाएगी, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन मिल पाएगी। तो ग्रॉस रिसीट के साथ में हम इस तरह की बिजनेस इनकम को भी इंक्लूड करके चलेंगे। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, जो ट्रीटमेंट डिस्कस किया हर एक इंफॉर्मेशन का, वही बस आपने यहां पर अरेंज करना है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो बिजनेस वाली इनकम है वो भी यहां पर नॉर्मली कंसीडर की गई, कॉर्पस डोनेशन एग्जाम्प्ट होते हैं इसलिए हटा दिए गए, और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पशन मिलनी थी, कॉर्पस डोनेशन का दिया जाना एप्लीकेशन में नहीं आता, तो वो सारी चीजें कंसीडरेशन में लेकर हमने यहां पर बिना एक्सेस एनोनिमस डोनेशन की टोटल इनकम और एक्सेस एनोनिमस डोनेशन ऐड करके फाइनल टैक्सेबल इनकम ट्रस्ट की निकाल दी।
ठीक है फ्रेंड्स, आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख कर लें। देखना, जो आपको नवंबर 2020 में न्यू कोर्स में दिया गया था और ऐसा ही क्वेश्चन मई 2018 में भी एग्जामिनर आपको देकर आ चुके हैं। आपको बस ट्रस्ट की टोटल इनकम एंड उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां कंप्यूट करके देनी है। इंफॉर्मेशन देखिए, आसमा रानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रन्स अ हॉस्पिटल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर टू ट्रीट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। The trust is registered under section 12AB and following cash system of accounting furnishes the following information. Gross receipts from hospital 560 lakhs consider कर लेंगे, gross receipt from rehabilitation center 220 lakhs consider कर लेंगे, fees not realized from patients as at 31st March 2023। सर इसका तो डीम्ड एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे। हाँ भाई, अगर कोई इनकम आपको रिसीव नहीं हुई है और या लास्ट डे पर रिसीव हुई है तो इस तरह के केस में तो सर डीम्ड एप्लीकेशन अलाउ हो जाता है, तो इसका तो हम डीम्ड एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे। पहले देख तो लो इसकी जरूरत है भी या नहीं। अगर ये ट्रस्ट कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है तो जो अमाउंट उन्हें रिसीव नहीं हुआ है ये तो उनकी इनकम में ही कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हमें डीम्ड एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसे इनकम में ही कंसीडर नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि ये कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो ये इनकम में ही अमाउंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड फॉर हॉस्पिटल 335 lakhs allowed. Administration expense paid for rehabilitation center 138 lakhs allowed, subject to any other information given below. Now acquired a building for rupees 150 lakhs on 1st May 2022 for expansion of rehabilitation center. Cost of land included therein rupees 85 lakhs. अब नॉर्मल प्रोविजंस में पीजीबीपी एड में किसी बिजनेसमैन के लिए लैंड पर डेप्रिशिएशन नहीं मिलता, साइंटिफिक रिसर्च की 35 की डिडक्शन भी नहीं मिलती, 35 एडी भी अलाउड नहीं होता, वो जो भी चीजें हैं वो होंगी एक बिजनेसमैन के लिए, राइट, लेकिन ट्रस्ट पर तो हेड्स ऑफ इनकम के प्रोविजंस लगते ही नहीं। 40A3 और 3A एंड 40A1 सेक्शन 40 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 1A को छोड़ के जो हमने रिवीजन सेशन में रिफ्रेश भी किए थे कि हाँ ये प्रोविजंस पर्टिकुलरली ट्रस्ट पर एप्लीकेबल बनाए गए हैं। तो यहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रस्ट ने जो बिल्डिंग एक्वायर की है उसमें लैंड का पोर्शन इतना है, क्या फर्क पड़ता है। ट्रस्ट ने चैरिटेबल पर्पस के लिए ये बिल्डिंग एक्वायर की ना, बस उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड बेनिफिट इसका मिल पाएगा। लेकिन देखना, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज 185 lakhs। अरे यहां तो जो अमाउंट गिवन है उसके 110% से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू गिवन है, तो लगाते हैं क्या 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 कि भाई जो डिफरेंस है वो रेसिपिएंट की, बायर की इनकम बना दो। नहीं, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के जो प्रोविजंस हैं याद करो वो 12AA या AB में रजिस्टर्ड ट्रस्ट या 1023C की बॉडी पर नहीं लगते। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम कहेंगे इस इंफॉर्मेशन का यहां कोई यूज नहीं है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां बात दी गई है। अच्छा, आगे ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रुपीज 7.5 लाख, इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। पहले इनकम के तौर पर इंक्लूड करेंगे, 5% ऑफ एनोनिमस डोनेशन निकालने के टाइम पर इंक्लूड नहीं होगा, बाद में एक नोट लगा कराएंगे कि हाँ ITR 7 में सिंस इंक्लूड किया गया है तो उसको इंक्लूड करके भी सॉल्यूशन वर्कआउट किया जा सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इंक्लूड पेमेंट ऑफ रुपीज 12 lakhs टू रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन विच TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 एंड 194C, बट सच TDS हैज नॉट बीन डिडक्टेड। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अभी आपने देखे, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपको गिवन है इनमें हम क्या करेंगे, जो 12 lakhs का 30% बनता है, हाँ 40 क्लॉज स्मॉल सब क्लॉज 1A में जो डिसअलाउड है, यहां इस केस में उतना जो अमाउंट है वो माइनस करने के बाद में जो बाकी फिगर बचेगी वही केवल और केवल एप्लीकेशन के लिए अलाउ, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। नाउ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन फॉर रुपीज 10 lakhs इज 20 lakhs। दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इंक्लूडेड इन ग्रॉस रिसीट्स ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा, तो फिर अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर जो ये 20 lakhs रुपीस के डोनेशंस हैं इसमें जो कॉर्पस डोनेशन इंक्लूड है वो यहां से बाहर कर देंगे 10 lakhs वाले कॉर्पस डोनेशंस, राइट। बाकी 10 lakhs के जो अदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उन्हें उसी में इंक्लूडेड बने रहने देंगे। क्यों? क्योंकि हमें एनोनिमस डोनेशन की बात तो अलग से दी गई है। एनोनिमस डोनेशन रिसीव्ड रुपीज 8 lakhs
तो अब इसके लिए हम टोटल डोनेशन 20 प्लस दिस 8, 28 लैक्स का 5% 1.4 लैक्स और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो 1.4 लैक्स इज हायर, तो यहां पर 1.4 लैक्स पर नॉर्मल और बाकी 7.6 लैक्स के एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर लगाएंगे सेक्शन 115 डबल बी सी। टोटल इनकम जब निकलने वाली होगी तब लास्ट में बस ऐड कर देंगे और जब टैक्स निकालने की बात आएगी तब उस पर सीधा 30% का जो रेट है वो एप्लीकेबल बना देंगे, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी कर भी रखा है। आप देखिए जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, बिलीव मी, वही आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स 1.4 लाख रुपीस तक का जो एनोनिमस डोनेशन है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसे हम ग्रॉस रिसीट के साथ इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। और बाकी जो यहां पर एक्सेस एनोनिमस डोनेशन वाला अमाउंट था 6.6 लाख का, उससे बस टोटल इनकम जब ट्रस्ट की निकलने वाली थी तब उसे लास्ट में हम यहां ऐड कर देंगे। और जब टैक्स भी निकालने की बात आएगी तो जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है उसको, जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है उस पर सीधा 30% से जो टैक्स है वो यहां निकाल दिया जाएगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन में। अमाउंट डोनेटेड टू जन कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB running similar hospital in Bihar includes corpus donation of rupees 5 lakhs from hospital receipts rupees 11 lakhs। तो फ्रेंड्स क्या करने वाले हो आप इस केस में, जो आपने कॉर्पस डोनेशन दिया उसकी तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन आपको नहीं ले पाओगे, जो 6 lakhs का नॉन कॉर्पस डोनेशन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आपने टोटल डोनेशन मेड में कॉर्पस डोनेशन तो स्पेसिफिकली हमें बता दिए, तो बाकी जो डोनेशन का दिया जाना है वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। Now, repayment of loan taken earlier for construction of rehabilitation center 6.65 lakhs allowed. The trust set apart rupees 25 lakhs for acquiring another table and equipment for operation theater, but the amount was spent in October 23. Form 10 was filed and AO was duly informed as required under section 11(2). Investment made in the units of UTI, that is mode prescribed under section 11(5) of rupees 15 lakhs up to 31st March 2023। माय डियर फ्रेंड्स यहां देखिए ट्रस्ट ने तो 25 lakhs का जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो यहां पर क्लेम किया, लेकिन उन्होंने 15 लाख रुपीज ही स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट किया। तो पक्की बात है कि जो 15 लाख है उसी का आपको जो एक्सेस एक्यूमुलेशन है वो अलाउ हो पाएगा। पक्की बात है जो आपने इससे एक्सेस 10 लाख का जो एक्यूमुलेशन यहां पर किया उसकी आपको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन नहीं मिलेगी, और वो तो आपकी सेक्शन 115 डबल बी आई में स्पेसिफाइड इनकम काउंट होगा। याद है स्पेसिफाइड इनकम को रिटेन करने के लिए फ्रेंड्स हमने एक थीम भी डिस्कस की थी, याद करो फ्रेंड्स। हाँ, ई ने मतलब ईश्वर ने ओम को कहा आइए, है ना, वो पांचों पॉइंट्स हमने इन 5 अल्फाबेट में पिकअप कर लिए थे, रिवीजन सेशन में आज सारी चीजें आपने देख रखी हैं। तो वहां पर जो पहला ही पॉइंट था वो यही था कि अगर आपने कोई एक्यूमुलेशन, अगर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई एक्यूमुलेशन ऐसा किया जो लॉ में अलाइबल नहीं है, जैसे 25 में से केवल 15 ही अलाइबल है, तो जो 10 लाख रुपीज का आपका जो एक्सेस एक्यूमुलेशन है वो लॉ में अलाइबल नहीं है, तो वो 10 लाख रुपीज आपकी स्पेसिफाइड इनकम यहां पर ट्रीट किया जाएगा। और स्पेसिफाइड इनकम पर याद है आपको 30% का फ्लैट जो टैक्सेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सेक्शन 115 डबल बी आई सिंपली हमें वहां पर लगाना है। आप देखिए ना सॉल्यूशन में यही चीजें आपको नजर आएंगी। तो जो एक्सेस एक्यूमुलेशन है वो केवल और केवल आपको कितना अलाउड होगा, 15 लाख तक, और जो आपने 10 लाख का और जो एक्सेस एक्यूमुलेशन कर रखा है वो जो लॉ में अलाउड नहीं है क्योंकि आपने स्पेसिफाइड मोड में उसे नहीं लगाया, वो आपकी 115 डबल बी आई में स्पेसिफाइड इनकम बनेगा, 30% पर टैक्स लगेगा। फ्रेंड जब टोटल इनकम पर टैक्स लगाने की बात आएगी तो हम एक्सेस एनोनिमस डोनेशन और एक्सेस एक्यूमुलेटेड इनकम जो आपकी हैं, जो आपने स्पेसिफाइड मोड में नहीं लगाई हैं, उनको छोड़ के बाकी जो टोटल इनकम होगी उस पर तो स्लैब रेट से जो टैक्स है वो निकाल देंगे। वो हमने निकाल दिया 250 तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद में 520। ठीक है, स्पेसिफाइड इनकम जो थी आपकी वो सीधा 30% से टैक्स होएगी, और जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन है वो तो हमने 115 डबल बीसी में टैक्स कर ही रखा है 4% सेस। ये टैक्स लायबिलिटी इस आसमा चैरिटेबल ट्रस्ट की कहलाएगी। लास्ट फिगर 5 रुपीज से कम है, उसको इग्नोर कर देंगे।
ठीक है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में फ्रेंड्स आपको वही चीजें जो अभी हमने डिस्कस की वो आपको और गिवन है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की किसी भी इंफॉर्मेशन के ट्रीटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, चलो आगे ले चलूं आपको। जो अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको दिया गया जनवरी 21 का न्यू कोर्स का। बिलीव मी, इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ टेक्निकल है नहीं, लेकिन चलो मैं फिर भी एक बार आपके सामने से क्विकली निकाल देता हूं। GNK ट्रस्ट, अ चैरिटेबल ट्रस्ट, following accrual system of accounting registered under section 12AB of the IT Act provides services in the field of education. It furnishes the following particulars to you with respect to previous year 22-23. अब आप देख रहे हैं ये accrual system of accounting follow कर रहे हैं ट्रस्ट। ओके, नाउ हमें ग्रॉस रिसीट फ्रॉम स्टूडेंट्स गिवन है, कंसीडर कर लेंगे। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एनोनिमस डोनेशन हमें ये गिवन है, ये भी कंसीडर कर लेंगे। ओके, एनोनिमस डोनेशन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डोनेशंस का 5% चेक करेंगे, तो यहां पर 26,000 आएगा और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो 1 लाख हायर है, तो इस एनोनिमस डोनेशन में से 1 लाख रुपीज तक नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे, ऊपर वाले 85,000 रुपीज पर 115 WBC लगाएंगे। तो 1 लाख रुपीज को तो ऊपर इंक्लूड करके चलेंगे और 85,000 को लास्ट में जब टोटल इनकम निकलने वाली होगी तब बस यहां पर फाइनली ऐड कर देंगे। ओके, यही सारी चीजें आपको माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ये गिवन है सॉल्यूशन में। चलिए आगे देखिए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज रिसीट है, इनकम के तौर पर ट्रस्ट की इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ये भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जेम्प्टेड है, याद करो वैसे तो 12 वाले या एबी के जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं उन्हें सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन नहीं मिलती, लेकिन 10 क्लॉज 20 सेक्शन 10 क्लॉज 1, 1023C और 10 क्लॉज 46 ये 3 एक्सेप्शन थे, तो बस एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन ट्रस्ट ले सकेंगे, इसे हम आउटर कॉलम में नहीं लाएंगे। नाउ द फॉलोइंग अमाउंट्स आर स्पेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट, क्या है वो अमाउंट सेट असाइड ड्यूरिंग द ईयर टू बी अप्लाइड इन नेक्स्ट 4 ईयर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रस्ट। अच्छा, आपको करना क्या है, ट्रस्ट की टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, साथ में टैक्स भी निकालना है, इन ऑर्डर टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट। तो इसके लिए हम उनको बोलेंगे कि 11 सबसेक्शन 2 एंजॉय कर लो, इन्हें हम एक्सेस एक्यूमुलेशन के नाम पर जो बेनिफिट है वो दिलवा देंगे। इसका पेमेंट टू मिस्टर लोहिया वन ऑफ द ट्रस्टीज एज रेंट फॉर बिल्डिंग वेयर द ट्रस्ट कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज, द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ₹250। तो भाई जब उस बिल्डिंग को अगर आप अदरवाइज लेते तो आपको रेंट ज्यादा देना पड़ता, आपने अपने ट्रस्टी को अगर रेंट कम पे किया है तो कोई गुनाह नहीं किया, ये एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के लिए आपके लिए जरूर अलाउड होगा। प्रॉब्लम तो आती जब 250 से ज्यादा आप पे करते, आपने तो कम पे किया, ये तो ट्रस्ट के इंटरेस्ट में एक्ट हुआ है, तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन के लिए ट्रस्ट का अलाउड होगा। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रस्ट इनवाइटेड फॉरेन टीचर्स बट मेड द पेमेंट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। याद है फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट, कि अब भाड़ में गया आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग, आपका कब एक्सपेंस पेबल हो गया मैं कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में इनकम का एप्लीकेशन ट्रीट किया जाएगा, तब आपको अलाउ होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स हम कहेंगे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फाइनेंस एक्ट 2022 ने अब भले ही आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग कोई भी हो लेकिन एप्लीकेशन के लिए एक्चुअल पेमेंट रिक्वायर बना दिया। नाउ अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रस्ट 1679, हां इसका बेनिफिट आप ले लीजिए क्योंकि हम मानेंगे कि भी एक्चुअल पेमेंट ये हो गए हैं, अगर नहीं हुए होते तो अलग से इस तरह की जो बात है वो हमें दी जाती। तो बस अब तो कुछ रह ही नहीं गया यहां इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रस्ट है इसके लिए आपने जो रिसीट्स हैं वो कंसीडरेशन में ले ली, जो भी अदर इनकम थी वो भी यहां कंसीडर की, एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर किया, एंड जो 15% की एडवॉक डिडक्शन थी वो अलाउ कर दी, और जो पेबल था वो नहीं मिलेगा। बाकी का बेनिफिट देकर हमने फ्रेंड्स जो 11 सबसेक्शन 2 में जो एक्सेस एक्युमुलेशन का बेनिफिट मिल पाता है, आप सेक्शन से भी इस बात को सपोर्ट कर सकेंगे, वो यहां पर दे दिया, और फिर जो एक्सेस एनोनिमस डोनेशन था उसको ऐड करके जो ट्रस्ट की
टोटल इनकम है वो निकाल दी। अब एक्सेस एनोनिमस डोनेशन पर तो आपको पता है सीधा 30% लगाया जाता है। बाकी जो टोटल इनकम बचती है उस टोटल इनकम पर स्लैब रेट से जो टैक्स है वो आप निकालिए, वो यहां पर ये आ गया 4% सेस लगाया, ये टैक्स लायबिलिटी लास्ट फिगर 5 रुपीज से ज्यादा होती है तो उसे नेक्स्ट 10 तक हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो बस वो हमने यहां पर राउंड ऑफ कर दी है। राइट, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। और ये वाली जो एग्जेम्पशन आप ट्रस्ट को दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने भी नोट में ये अटैच कर दी है बात क्या कि ट्रस्ट इसे 11(5) के स्पेसिफाइड मोड में इन्वेस्ट कर दे और फॉर्म 10 में वो जो उन्हें एक इंटीमेशन देनी होती है एओ को वो बस वो दे दें। ठीक है, चले फ्रेंड्स, अब ट्रस्ट से रिलेटेड जो नॉर्मल एग्जामिशन और एनोनिमस डोनेशन वगैरह के टैक्सेशन वगैरह को लेकर जो क्वेश्चन है वो तो हमने काफी यहां पर डिस्कस कर लिए, लेकिन रिवीजन सेशन में एक्रीडिटेड इनकम के टैक्सेशन को लेकर हमने जो 115 टीडी, रूल 17 सीबी, 115 टी, टीएफ वगैरह रिफ्रेश किए थे, याद आ रहा है? अब एग्जिट टैक्स से रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट एरिया रहा है, बार बार एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन आपको देते रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक इजी क्वेश्चन नवंबर 2019 के क्वेश्चन से। आपको बस आपके एसएससी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां कंप्यूट करके देनी है। चलो, क्या इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है मैं रीड करता हूं। GBB Charitable Trust engaged in the activities of running a charitable hospital and medical college since 8 years has been merged with a corporate hospital on 31st March 2023. The said corporate hospital is not eligible for registration under section 12AA और AB of the Act. तो अब हम क्या बोलेंगे इस ट्रस्ट को कि भैया आपने गलत एंटिटी के साथ मर्जर कर लिया, है ना? तो अगर हमारे एसएससी ट्रस्ट तो रजिस्टर्ड थे लेकिन वो ऐसी एंटिटी के साथ मर्ज हो गए जो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर इस केस में पक्का हो गया क्या कि ये गलत मर्जर हुआ है, तो सेक्शन 115 टीडी यहां लग सकेगा। इस ट्रस्ट की जो एक्रीडिटेड इनकम पर एमएमआर से जिसमें 12% सरचार्ज काम आता है, हम टैक्स लायबिलिटी निकाल पाएंगे। नाउ द पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन द डेट ऑफ मर्जर दैट इज स्पेसिफाइड डेट आर फर्निश्ड एज अंडर। सबसे पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज एंड असेट्स का। तो क्या ट्रस्ट के पास असेट्स हैं? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ट्रस्ट एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। हम कहेंगे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम से जो असेट एक्वायर की जाती है वो एक्रीडिटेड इनकम के लिए कंसीडर होती नहीं, तो इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगला पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 35 lakhs, लेकिन मार्केट वैल्यू दैट इज एवरेज ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एज ऑन द डेट ऑफ मर्जर कोटेड ऑन आरएससी कितना 40 lakhs। तो हम कहेंगे बस यही हमारे काम की है, हम यहां पर बुक वैल्यू कंसीडर नहीं करते ना। जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज के लिए हम बस स्पेसिफाइड डेट पर जो भी आरएससी में हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का एवरेज होता है उसको बेस बनाते हैं, तो 40 lakhs रुपीज ही हम यहां पर इन लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी के लिए कंसीडर करेंगे। अगला पॉइंट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड बाय ट्रस्ट 60 lakhs, वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग एज पर द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर 40 lakhs, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 38 lakhs। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या लगा दूं, व्हिचएवर इज हायर? नहीं, याद कीजिए रूल 17 सीबी क्या कहता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के बेस पर जो वैल्यू दैट इज जो एफएमबी है और जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, हम बस इन्हें कंपेयर करके व्हिचएवर इज हायर कंसीडर करेंगे। मैंने तब भी इस बात पर एम्फेसिस अप्लाई किया था कि एग्जामिनर जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू भी देते हैं और ज्यादा फिगर की देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बुक वैल्यू को एक तरफ रख देंगे। नाउ द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड ऑन 1 Jan 25 एंड ऑब्टेन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB ऑन 31st March 2015। ठीक है, आगे, द ट्रस्ट होल्ड्स 40% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन एन अनलिस्टेड कंपनी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सैड अनलिस्टेड कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ मर्जर इज एज अंडर। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी 25 lakhs, एफएमबी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 45 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हमें उस कंपनी की ये और दे दी गई। तो फ्रेंड्स याद उठाओ, वो जो भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर की एफएमबी होगी हम उसे बेस बनाते हैं, लेकिन उसके लिए
हम उस अनलिस्टेड कंपनी की जो नेट असेट्स हैं उसमें ये रिजर्व एंड सरप्लस प्रोविजन फॉर टैक्स तो कंसीडर करते ही नहीं। हाँ, कैपिटल तो कंपनी की नेट असेट में कंसीडर होती नहीं। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से 70 लाख रुपीस की जो फिगर है ये उस कंपनी के 100% जो इक्विटी शेयर्स हैं उन होल्डर के लिए ये है। तो यहां 70 लाख रुपीस, जैसे 1 लाख सपोज उस कंपनी के पास में इक्विटी शेयर मैं मान लेता हूं, तो 1 लाख को 1 लाख अगर मैं इक्विटी शेयर अगर यहां पर मान लूं कंपनी के, तो उसमें से 40% मतलब 40,000 शेयर्स ट्रस्ट के पास है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यहां पर 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो मैं सीधा 40 डिवाइडेड बाय 100 मींस 40% ही कर लूं तो कोई इससे अल्टीमेट रिजल्ट पर फर्क आएगा क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं। सिंपली स्पीकिंग, अगर उस अनलिस्टेड कंपनी की जो नेट असेट्स हमें अपीयर हो रही है 70 लैक्स की, अगर उस कंपनी के 40% ट्रस्ट होल्ड 40% शेयर्स अगर ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं तो 40% असेट्स पर ट्रस्ट का राइट कहलाएगा। वही ट्रस्ट के इनमें होल्ड किए गए शेयर की जो एफएमबी है वो एक तरह से एज पर रूल 17C भी ट्रीट कर ली जाएगी। अब आप कैसे भी कर लो कि सर आप तो मान लो कि 1 लाख अगर शेयर ट्रस्ट कंपनी के पास हो, कंपनी के 1 लाख टोटल शेयर्स अगर पब्लिक में उन्होंने इशू कर रखे हो तो 70 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 70 रुपीज पर शेयर। अब 40% शेयर ऑफ 1 लाख मतलब 40,000 शेयर्स ट्रस्ट के पास होंगे, तो आप 70 इंटू 40,000 कर लो, तभी भी तो 28 लाख ही आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो पक्का हो गया कि जो ट्रस्ट के लिए हम इस अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं, इन अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के लिए जो अमाउंट है वो 28 लाख लेंगे। अब ट्रस्ट के जो पर्टिकुलर्स हमें दिए जा रहे हैं ना, ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज लायबिलिटीज के बाद में अगला जो पार्ट हमें ट्रस्ट का दिया गया उसमें उनकी लायबिलिटीज बताई गई हैं। तो लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अनलिस्टेड, तो भाई जब हम उन अनलिस्टेड शेयर्स को टैक्स कर रहे हैं तो लायबिलिटीज को रिड्यूस भी करेंगे। बैंक लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, तो वो भी 40 लाख पर हमने कंसीडर की थी, तो उनसे रिलेटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट हम यहां पर ट्रस्ट को देंगे, है ना। कोटेड शेयर सिक्योरिटी भी हम 40 लाख रुपीस पर कंसीडर कर रहे थे ना, तो रिलेटेड लायबिलिटी का बेनिफिट भी देंगे। लेकिन ये जो एडवांस टैक्स का अमाउंट है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स हमें कंसीडर नहीं करना है। बस आपको ट्रस्ट की जो टैक्स लायबिलिटी है वो इस मर्जर के कॉन्सिक्वेंटली जो राइज हो रही है वो देनी है विद रीजन। एंड मान लीजिए कोई और टैक्स लायबिलिटी ट्रस्ट की नहीं है, तो बस अब आपको जो भी असेट कंसीडर करनी है, एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर्ड शेयर सिक्योरिटी कंसीडर नहीं करनी थी, कोडेड शेयर सिक्योरिटी 40 लाख पर, लैंड एंड बिल्डिंग भी 40 लाख पर, अनलिस्टेड शेयर्स जो भी थे वो 28 लाख पर, ये असेट्स कंसीडर हो जाएंगी। लायबिलिटी में जो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और कोडेड शेयर्स के लिए जो लायबिलिटी थी वो हम कंसीडर करेंगे, इनको नेट करेंगे तो आएगी एक्रीडेड इनकम। देखिए वो आ गई, उस पर हम एमएमआर लगाएंगे, 30% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस, वो रिजल्ट ये आया। तो ये ट्रस्ट की टैक्स लायबिलिटी यहां पर कहलाएगी। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत नहीं आई होगी आपको। आइए अब चलता हूं आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस में लेकर। तो फ्रेंड्स नवंबर 2019 का जो क्वेश्चन है वो जरा देखिएगा। आपको बस चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एग्जिट टैक्स पेबल है वो कैलकुलेट करके देना है, और वो कब तक पे करना है वो टाइम लिमिट भी यहां बतानी है। ठीक है, वर्किंग नोट्स तो देने होते हैं। तो आइए जरा अब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की मैं आपके सामने रखना स्टार्ट करता हूं। द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द आईटी एक्ट 1961 ऑन 1 April 2009 to Messrs S Charitable Trust was cancelled on 31st January 23 on a finding that the trust was merged with another entity neither having similar objects nor registered under section 12AA or AB. An appeal was preferred against the order of cancellation, which was dismissed by the appellate authorities. The order confirming the cancellation was received on 31st March 2023. अब रुकिए जरा पहले, यहां हम क्या बोलेंगे कि ये जो एसएससी ट्रस्ट है इनका सिंस रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो फिर ये ट्रस्ट चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुए कहलाएंगे। ठीक है, 115 TD के दायरे में ये जो केस है वो यहां पर आ जाएगा।
हम रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर जब भी इनका पास हुआ है इस डेट को स्पेसिफाइड डेट बना लेंगे, इसके बेस पर एक्रीडिटेड इनकम और उसका टैक्स निकाल देंगे और वो कब तक जमा कराना होता है। अगर आप उस कैंसिलेशन ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एपीलेट अथॉरिटी का आपने वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कंफर्मेशन ऑर्डर जब रिसीव किया, बस वहां से 14 डेज ट्रस्ट को मिलेंगे। किसके लिए? उस एग्जिट टैक्स को पे करने के लिए। तो 14 अप्रैल 2023 वो लेटेस्ट डेट कहलाएगी जिस तक ट्रस्ट को एग्जिट टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये सब रिवीजन सेशन में माय डियर फ्रेंड्स आपने रिवाइज कर रखा है। आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि सर ये गलत एंटिटी के साथ मर्ज हुआ तो मर्जर की वजह से भी तो सेक्शन 115 टीडी लग सकता था। बिल्कुल लग सकता था, लेकिन मुझे डेट ऑफ मर्जर गिवन नहीं है ना, मुझे यहां पर मर्जर की डेट की बैलेंस शीट भी गिवन नहीं है, मुझे यहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के डेट की बैलेंस शीट दी गई है। मुझे डेट ऑफ मर्जर अगर गिवन होती, उस डेट की बैलेंस शीट दी गई होती तो मैं उसको बेस बना लेता, राइट। अब फ्रेंड्स आपको जो फिगर्स इन लैक्स टोटल गिवन है वो एक एक करके देखना है। आपका टारगेट प्राइमरीली क्या रहेगा कि आप इस ट्रस्ट की जो एक्रेडिटेड इनकम है वो निकालेंगे और उसके लिए लायबिलिटी साइड में जो पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं, ट्रस्ट का कैपिटल फंड 800 लाख का, सन्ड्री क्रेडिटर 335 लाख के। जो कैपिटल फंड है वो तो एक्रेडिटेड इनकम में लायबिलिटीज के नाम पर अलाइबल नहीं होता। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो अलावेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएगा क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी अपीयर हो रही है, सब्जेक्ट टू एनी इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। अब मैंने असेट साइड की डिटेल्स, एक लैंड एग्जिस्टिंग सिंस 1 अप्रैल 2008 100 लाख। आप देखना जरा, ये जो ट्रस्ट है इसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कब हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। हाँ जी, 1 अप्रैल 2009 को जो रजिस्ट्रेशन है वो इस ट्रस्ट को ग्रांट हुआ है। तो सर इन्होंने तो जो 2008 में ये लैंड परचेस कर रखी है, ये तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने से पहले के ईयर की एक्विजिशन है, तो इसे तो एक्रेडिटेड इनकम का पार्ट मत बनाओ क्योंकि तब तो ट्रस्ट ने एग्जाम्पशन नहीं ली होगी। ये सोचना बिल्कुल गलत है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो गलती की थी माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, बस इसी पॉइंट पर उन्होंने की थी। उन्होंने बस ये देखा कि रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट को मिला है इस डेट पर और ये लैंड एक्वायर की गई है इस डेट से पहले, तो उन्होंने एक्रेडिटेड इनकम का ऐसे पार्ट नहीं बनाया और उन्होंने इस अमाउंट को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि सोचिए जरा, ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन भले इस डेट पर ग्रांट हुआ है लेकिन ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो इस डेट से पहले ही किया होगा ना। सेम डेट पर तो आज तक रजिस्ट्रेशन की ग्रांटिंग प्रैक्टिकली देखने को मिली नहीं, तो ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन तो पहले दी होगी ना। और जो ओल्ड लॉ था उसमें भी 6 मंथ्स का टाइम तो कमिश्नर के पास में रजिस्ट्रेशन के लिए होता ही था। तो ट्रस्ट ने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन तो पक्की बात है कि 1 अप्रैल 2009 से पहले दी होगी। और ये तो आपको पता ही है क्या कि जो एग्जामिशन के प्रोविजंस हैं वो रजिस्ट्रेशन की ग्रांटिंग वाली ईयर से नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के दिए जाने वाली ईयर से एप्लीकेबल होते हैं। याद आ रही है कि ये नहीं, ये बात माय डियर फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई कब कर दिया ये रेलिवेंट है। पक्की बात है कि ये जो ट्रस्ट है इसे प्रीवियस ईयर 8-9 से जो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन है वो मिली होंगी क्योंकि इन्होंने 8-9 में रजिस्ट्रेशन के लिए पक्का अप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, तो बस जब 8-9 में आपको एग्जामिशन मिली है तो 8-9 के जो एक्विजिशन है वो हम कैसे छोड़ दें। सर्टेनली ये जो लैंड है ये कंसिडरेबल यहां पर बनेगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और अब मैं चलो इसी को लेकर चीजें पहले कंप्लीट करता हूं। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एग्जिस्टिंग सिंस 2008 एज ऑन 31 जनवरी 2023 वाज ₹120 lakhs. But it's sold in open market. But if sold in the open market, the property would fetch ₹250 lakhs as per the registered valuer certificate. तो ये हो गई registered valuer की रिपोर्ट के बेस पर FMB और ये हो गई क्या? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू whichever is higher. सर वो बुक वैल्यू का कुछ करें क्या? ना, हम यहां पर रूल 17CB में भी ये रेफरेंस करके आए हैं क्या कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एफएमबी एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर्टिफिकेट विच एवर इज हायर देन अगली इंफॉर्मेशन लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड इन ईयर 2015 800 lakhs। चलो पहले
यहाँ ये इंफॉर्मेशन और देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज इन 2015 इफ सोल्ड इन ओपन मार्केट विल फैच 1000 lakhs as per registered value certificate stamp duty value as on 31st Jan 2023, that is as on specified date of cancellation registration order was 1050 lakhs। तो यहाँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जीत जाएगी, सर्टेनली वो जाता है एफएमबी से, इसलिए हम उसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ 1050 lakhs लिया जाएगा। नाउ 2000 equity shares of rupees 1000 each in Messrs X Limited shares are listed in BSE at face value। तो ये listed shares हैं, तो जरा देखना, the highest and lowest value as per the highest and lowest value per share of Messrs X Limited traded on 31st Jan 2023 was rupees 1098 and 1051 respectively। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का एवरेज आएगा माय डियर फ्रेंड्स, उससे यहाँ 2000 जो ये शेयर्स हैं जो हमें गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके जो एफएमबी आएगी उसे कंसीडरेशन में बस ले लेंगे, राइट। वही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन में देखने को ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो जो भी उन दोनों प्राइस का एवरेज आया उस एवरेज को 2000 नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके हम इन कोटेड शेयर की एफएमबी पर यहां पहुंच पाए। अगला पॉइंट देखिए, बैलेंस इन करेंट अकाउंट, बैलेंस इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कैश इन हैंड, इनको तो बुक वैल्यू पर ही कंसीडर कर लेंगे। टीडीएस का अमाउंट जो दिया गया है उसको इग्नोर कर देंगे। देन इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो आपको सन्ड्री क्रेडिटर की फिगर दिख रही थी ना 35 lakhs की, included in sundry creditor is rupees 30 lakhs provided, that is provision on estimated basis to contractors for which no bills are received। तो अभी पता ही नहीं कि क्या काम हुआ है क्या नहीं, कोई बिल आया नहीं, आपने तो बस एस्टिमेटेड बेसिस पर एक प्रोविजन 30 lakhs का संडे क्रेडिटर में इंक्लूड कर दिया। तो ये तो हमें यहां पर एक कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पर अपीयर हो रहा है और कंटिजेंट लायबिलिटी हमें कंसीडर नहीं करनी होती। इसका मतलब क्या, 335 lakhs में से 30 lakhs माइनस करके जो 305 lakhs है वो एक्रेडिटेड इनकम के टाइम पर केवल डिडक्टेबल बनेगा। हाँ, अब तो कुछ रह ही नहीं गया फ्रेंड्स। देखिए जरा, आपको जो भी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 2008 वाली, 2015 वाली कोटेड शेयर्स के लिए, करेंट अकाउंट, एफडी, कैश बैलेंस के लिए जो लेना था वो लिया, और लायबिलिटी में जो टोटल लायबिलिटी गिवन है उनमें कैपिटल फंड नहीं लेंगे हम, और जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो क्रेडिटर वाली वो हटा देंगे। तो जो 305 lakhs हम कंसीडर कर रहे थे ना, बस वही फाइनली यहां ये निकल कर आया। जो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके एक्रेडिटेड इनकम सामने होगी, आप एमएमआर से जो टैक्स है वो निकालोगे, लास्ट फिगर 5 से कम है इसलिए उसको इग्नोर कर दोगे। तो ये आ गई ट्रस्ट की ना सिर्फ टैक्स लायबिलिटी बल्कि वो डेट भी जिस तक उन्हें वो टैक्स जमा कराना था। आइए अब मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस में आपको ले चलता हूं। दिसंबर 21 का जो क्वेश्चन था उसमें कंप्यूट द टैक्स पेबल ऑफ एसोसिएट ट्रस्ट फॉर असेसमेंट 23-24 अंडर सेक्शन 115 टीडी। तो बस आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको एक्रेडिटेड इनकम के एंगल से जज करना है और फिर एडॉप्शन, and if yes then at what figure such a asset will be adopted or liability will be adopted वो डिसाइड करना है। मैं रखता हूं इंफॉर्मेशन एक एक करके आपके सामने। क्या गिवन है, रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 1st April 2006। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द एक्ट एंड गॉट द रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2010। Okay, now the trust got the exemption from payment of taxes satisfying the conditions laid down in section 11 to 13 from 1st April 2010। जब से उनका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ, ये हमें एडिशनली यहां दिया गया। Now the ट्रस्ट गॉट डिसॉल्व्ड ऑन 29th December 2021। तो बाय डियर फ्रेंड्स, अब ये डिसॉल्यूशन का केस है ना। हाँ, अब डिसॉल्यूशन के केस में हमें क्या दिया गया है यहां, द ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द असेट्स ऑन डिसॉल्यूशन वैल्यूइंग रुपीज 8 lakhs टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB ऑफ द एक्ट। जबकि इनके पास में असेट्स तो बड़ी सारी हैं, तो मतलब टोटल असेट्स इन्होंने सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, तो मतलब 115 TD का फिट केस ये बन गया। जितना इन्होंने सही जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया उसका इन्हें एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिशन मिल जाएगा।
लेकिन सारी एसेट सही जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह से 115 टीडी लग पाएगा। अब देखिए जरा, डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो स्पेसिफाइड डेट कहलाती है, उस पर ट्रस्ट की बैलेंस शीट में हमें असेट साइड में क्या दिया गया, लैंड एंड बिल्डिंग ₹12 लाख। रुकिए जरा, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, इसके लिए हमें लाइबिलिटी साइड में एक लोन दिया गया है 9 लाख का, और साथ में यह भी बताया गया कि लैंड एंड बिल्डिंग इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और उन लैंड एंड बिल्डिंग की एफएमबी 50 लाख रुपीस हो चुकी है। तो अब हम यहां पर पहले तो यह कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि जिस लैंड एंड बिल्डिंग में 9 लाख रुपीस लोन यूज हुआ है, 9 लाख रुपीस लोन यूज हुआ है, तो बाकी 3 लाख रुपीस ही एग्रीकल्चर इनकम यूज हुई होगी। अगर आप कहते हो कि ये लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर की है, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा कि ये लैंड एंड बिल्डिंग पूरी नहीं, केवल इसका एक 1/4 जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर्ड है। तो मैं इस लैंड एंड बिल्डिंग का 1/4 जो पार्ट होगा उसे एक्रेडिटेड इनकम में कंसीडर नहीं करूंगा, बाकी 3/4 पार्ट जो एग्रीकल्चर इनकम से एक्वायर्ड नहीं है, हाँ, वो तो एक्रेडिटेड इनकम का पार्ट बनेगा। अब आप देखिए, जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है वो 50 लाख हो चुकी है, तो इसका जो 3/4 पार्ट बनता है 37,50,000, वो मुझे यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे जो 3/4 जो पार्ट है वो यहां पर बस कंसीडर करना होगा, दैट इज 37.5 लाख। एंड यही चीजें आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आप जो भी लैंड बिल्डिंग के लिए 1/4 हमने छोड़ दिया, वो एग्जेम्प्टेड इनकम से आपने जो एक्वायर किया तो उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन बाकी जो 3/4 है वो कंसीडर यहां पर किया गया। देन असेट साइड में अगली इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स कोटेड 4 लाख रुपीज। ओके, अब यहां पर चलिए एक और चीज मैं आपके सामने रख देता हूं पहले, मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ₹18 लाख। तो बस यही कंसीडर करेंगे हम यहां पर 4 लाख की बजाय 18 लाख रुपीस को ही कंसीडर करेंगे। राइट नाउ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अनकोटेड इन जेड लिमिटेड कितने, 1,50,000 के, और इस रिलेशन में हमें क्या और दिया गया है, ये जो जेड लिमिटेड के इनके पास में अनकोटेड शेयर्स है ना 1,50,000 के, इन्होंने जो एक्वायर कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड लिमिटेड, इन विच ट्रस्ट इन्वेस्टेड इन अनकोटेड शेयर्स, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। क्या, 1 लाख इक्विटी शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब इस जेड लिमिटेड की जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 10 लाख हुई, 10 लाख में से 1,50,000 की अगर ट्रस्ट के पास है, तो मैं कह सकता हूं ना क्या कि 15% जो शेयर होल्डिंग है वो इस जेड लिमिटेड की ट्रस्ट के पास एग्जिस्ट कर रही है। नाउ द टोटल बुक वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन बुलियन ज्वेलरी 60 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी 30 लाख, लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹35 लाख। तो हम उस जेड लिमिटेड की जो नेट असेट यहां पर ट्रीट करेंगे वो नेट असेट 55 लाख आ गई। यस, नेट असेट्स 55 लाख यहां ट्रीट की जाएगी, और उसका 15% हम कह सकते हैं ट्रस्ट से बिलोंग करता है, लेकिन 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 7-8, जबकि ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था कब, 1 अप्रैल 2010 को। तो ये तो ट्रस्ट ने 7-8 में जो शेयर्स खरीदे तब तो वो एग्जामिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो ये एज्यूम करते हुए कि तब तो उन्होंने एग्जामिशन नहीं ली होगी, ऐसे केस में वो 50% जो अनकोटेड शेयर्स हैं वो एक्रेडिटेड इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। उसी तरह से लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर्स टेकन इन 7-8 1 लाख, तो हम इसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम 7-8 वाले जो 50% अनकोटेड शेयर्स है वो जब कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होने से पहले के का एक्विजिशन है, तो ये मानते हो कि तब एग्जाम्पशन नहीं मिली होगी, उसे जब हम कंसीडर नहीं करेंगे तो उससे रिलेटेड लोन कैसे कंसीडर हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कंक्लूड करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन अनकोटेड शेयर्स के लिए, कि जो 55 लाख ट्रस्ट की उस जेड लिमिटेड की जो नेट असेट्स है इसके 15% का हाफ, हाँ, जो हम कह सकते हैं 7-8 में एक्वायर नहीं किया था, जो मैं प्रिज्यूम करेंगे कि भाई रिसेंटली कभी एक्वायर हुआ होगा, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्टेंट फिगर यहां आएगी ये उन अनकोटेड शेयर के लिए ट्रस्ट की एक्रेडिटेड इनकम में कंसीडर की जाएगी,
ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपनी की नेट एसेट 15% ट्रस्ट के पास सारे शेयर्स थे, 50% उसमें से फर्स्ट एवोल्यूशन ट्रेंड से पहले के एक्वायर किए गए थे, तो वो निकाल के बाकी जो 50% है वही हम यहां पर कंसीडरेशन में माय डियर फ्रेंड्स लेकर चलेंगे। तो आप देख लीजिए वही सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 4,12,500 ही यहां पर आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिए, वो आपको यहां यही अपीयर होगा। चलिए अच्छा, अगला तो कुछ यहां पर देखिए, कैश और बैंक बैलेंस गिवन है तो एज इट इज फिगर पर उठा लेंगे। लायबिलिटी साइड में कुछ बचा क्या, हाँ कॉर्पस और रिजर्व ये इग्नोर किए जाते हैं, इनको इग्नोर कर देंगे। बस अब आपको जो भी असेट जिस भी वैल्यू पर लेनी है आप उस वैल्यू पर उस असेट को कंसीडर कीजिए। लायबिलिटीज में आप जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए आपने जो लोन लिया है, सिंस आप उस लोन वाले पोर्शन की एग्रीकल्चर लैंड एंड बिल्डिंग को एक्रेडिट इनकम में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये वाला जो लोन है ये कंसीडरेबल मतलब डिडक्टेबल भी होएगा। हाँ फ्रेंड्स, आप देखिए जो हमने हर एक असेट के लिए जो चीज ली, लायबिलिटीज में जो नहीं लेना था उसको इग्नोर किया, जो लेना है उसको कंसीडर किया, ये लायबिलिटी हो गई और ये असेट्स हो गई। एक्रेडिट इनकम नेट कर दो ना, आपके सामने होगी, राइट। और ये तो मैं पहले ही आपको रीड करा चुका हूं कि जो ट्रस्ट ने सही समय तक, हाँ डिसोल्यूशन वाले मंथ के क्लोज होने से 12 मंथ्स में सही जगह पर जितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उसको एक्रेडिट इनकम के टाइम पर लेस किया जाएगा। रिवीजन सेशन में माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको हाईलाइट कर चुका हूं। तो डिसोल्यूशन के केस में जितना आपने 12 मंथ्स में रजिस्टर्ड ट्रस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है, हम उससे एक्रेडिट इनकम का पार्ट नहीं बनाते, है ना। तो हम यहां उस 8 लाख रुपीस के अमाउंट को यहां एक्रेडिट इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको एक्सक्लूड करना है कर देंगे। ये आ गई एक्रेडिट इनकम, एमएमआर से लगाया इस पर टैक्स, लास्ट फिगर 5 से एक कम थी इसलिए उसको इग्नोर किया। ये राम नारायण फाउंडेशन ट्रस्ट की टैक्स लायबिलिटी यहां कहलाएगी। और फाइनली जो हमने प्राइवेट ट्रस्ट के टैक्सेशन को लेकर चीजें रेफरेंस की थी रिवीजन सेशन में, इस पर भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता रहा है। तो शुरुआत करते हैं नवंबर 2020 के न्यू कोर्स के क्वेश्चन से। मिस्टर लाल सिंह created Lal Singh Welfare Trust in June 22 by duly executing and writing a trust deed. He appointed Miss Vinita as the trustee. The trust was created to take care of his old parents and his two uncles, both being older brother of his father. We are all are dependent on Mr. Lal Singh and continue to live together in their native village in Rajasthan. तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि मिस्टर लाल सिंह ने ये जो ट्रस्ट क्रिएट किया है ये अपने पेरेंट्स और अंकल्स के लिए क्रिएट किया है, तो ये प्राइवेट ट्रस्ट हो गया। हाँ, तो यहां पर लाल सिंह ने हम कह सकते हैं सर्टेन सिलेक्टेड फ्यू पर्संस के बेनिफिट के लिए जो ये ट्रस्ट क्रिएट किया, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट अपरेंटली नजर आ रहा है जिसमें उनके पेरेंट्स और अंकल बेनिफिशियरी हैं और मिस विनीता उसकी ट्रस्टी हैं। नाउ द इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द असेट्स ऑफ द ट्रस्ट इज टू बी एलोकेटेड अमंग्स द बेनिफिशियरीज ईच ईयर एज पर द सोल डिस्क्रिशन ऑफ मिस विनीता दैट इज ए ट्रस्टी। अब इन्हीं वर्ड्स से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनके शेयर्स नोन नहीं है। अगर नोन और डिटर्मिनेट होते तो विनीता को उसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशियरीज को ईच ईयर करना पड़ता। तो अब ये जो ट्रस्ट है मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा ट्रस्ट हो गया जिसमें बेनिफिशियरीज के शेयर्स अननोन हैं। नाउ द बेनिफिशियरीज टू द ट्रस्ट हैव नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। द इनकम ऑफ द ट्रस्ट ड्यूरिंग द PY 22-23 वाज रुपीस 10 lakhs। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट फॉर AY 23-24। माय डियर फ्रेंड्स याद उठाइए, जहां किसी ट्रस्ट में अगर बेनिफिशियरीज के शेयर्स अगर अननोन होते हैं तो वैसे तो वहां हम MMR लगाते हैं, याद आ रही है ये बात। वैसे तो माय डियर फ्रेंड्स हम वहां MMR अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस आपने देखे थे। उसमें पहला एक्सेप्शन कि जहां पर उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज में से किसी भी बेनिफिशियरी की अगर अपनी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं कर रही है तो फिर वहां पर स्लैब रेट से उस ट्रस्ट की इनकम को टैक्स किया जाएगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि सिंस इनके इस प्राइवेट ट्रस्ट के किसी भी बेनिफिशियरी की कोई अदर इनकम है ही नहीं,
अदर इनकम का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना तो दूर की बात, किसी बेनिफिशियरी की कोई अदर अपनी पर्सनल इनकम है ही नहीं, तो पहली एक्सेप्शन में केस कवर हो जाने की वजह से माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, इस वजह से हम कहेंगे कि वो ट्रस्ट एमएमआर से बच गए। ट्रस्ट की इस इनकम पर जो टैक्स है वो स्लैब रेट से लगेगा, 250 तक एग्जम्प्ट, अगले 250 पर 5% से 12,500, अगले 5 लाख पर 20% से 1 लाख, वर्ल्ड 12,500 पर 4% सेस, दैट इज 4,500, तो 1,17,000 ट्रस्ट की जो टैक्स लायबिलिटी है वो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स निकल कर आएगी। आप देखिए, लेकिन सिचुएशन चेंज की गई। क्या गिवन है? वुड योर आंसर डिफर इफ फादर ऑफ मिस्टर लाल सिंह मींस वन बेनिफिशियरी वाज रिसीविंग अ मंथली पेंशन ऑफ ₹25,000 अपार्ट फ्रॉम द ट्रस्ट, तो ट्रस्ट को छोड़ के अगर एक बेनिफिशियरी की अगर अपनी पर्सनल इनकम में 25,000 पर मंथ पेंशन की दी गई, तो 12 मंथ्स की पेंशन इनकम जो सैलरी एडमिन चार्जेबल होती है आपको पता है 3 लाख बन गई, और सैलरी एड में तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है ना, हाँ, जिसकी वजह से 250 ही बेनिफिशियरी की अपनी पर्सनल इनकम रह गई। क्या ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? देन आंसर इज नो। तो हमारा आंसर फिर सेम ही रहेगा कि ट्रस्ट के सिंस किसी भी बेनिफिशियरी की अपनी पर्सनल इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं है, इसलिए ट्रस्ट पर एमएमआर नहीं लगेगा, वही स्लैब रेट से टैक्सेशन होगा, तो आवर आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है ना फ्रेंड्स, वही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए ना फ्रेंड्स, मैं मई 2019 में ले चलूं आपको, देखना जरा क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको दिया। मिस्टर जयंत एंड मिस्टर बसंत a trust created a trust out of the insurance policy amount received upon the death of their father. The trust deed named Jayant and Basant as the trustee and Mrs. Kamla and Mrs. Vimla, their sisters, as the beneficiaries. तो फ्रेंड सर्टन सेलेक्टेड फ्यू पर्संस के बेनिफिट के लिए सिंस ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ है, तो स्टिल हम कहेंगे कि ये जो जयंत एंड बसंत नाम का ट्रस्ट है ये प्राइवेट ट्रस्ट हो गया। Now, however, it is the discretion of the trustees that they may either accumulate the net income of the trust or pay the same to anyone or both of the beneficiaries। जैसे ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं कि ट्रस्टी की डिस्क्रिप्शन पर है कि वो किस बेनिफिशियरी को कितनी इनकम दें ना दें, तो हम कहेंगे कि इस ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज के जो शेयर्स है वो अननोन हमें नजर आ रहे हैं, तो एमएमआर की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन आगे देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट अमाउंटेड टू ₹10,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस the relevant provisions of the IT Act in this regard and calculate the tax payable by the trust if any। yes, इस केस में सिंस ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज अननोन है, तो सेक्शन 164 जो हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली जो ये ट्रस्ट है वो एमएमआर पर टैक्स के लिए चार्जेबल बनेगा, क्योंकि जितने पर्टिकुलर्स अभी तक आपने हमें दिए उसके हिसाब से केस हमें यहां पर कहीं देखने को नहीं आपका मिल रहा है। प्लेन केस है, प्राइवेट ट्रस्ट में बेनिफिशियरीज के शेयर्स अननोन हैं, इसलिए एमएमआर से जो टैक्स है वो हम इस जयंत एंड बसंत ट्रस्ट की इनकम पर यहां कंफर्म करेंगे। तो प्राइमरीली तो जो टैक्स है वो ट्रस्ट की इनकम पर इस एमएमआर से यहां पर ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन आगे देखिए, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द ट्रस्ट वाज क्रिएटेड अंडर द विल ऑफ द डिसीज्ड फादर एंड सच ट्रस्ट इज द ओनली ट्रस्ट सो क्रिएटेड अंडर द विल। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जो एमएमआर के 4 एक्सेप्शंस थे उसमें जो थर्ड एक्सेप्शन है वो यहां पर हेल्पफुल प्रूव हो जाएगा। यस, कि जहां पर क्रिएटर ने अगर ट्रस्ट विल के थ्रू क्रिएट किया था और अगर वो क्रिएटर का ओनली ट्रस्ट रहा है तो फिर उस केस में एमएमआर नहीं लगेगा, फिर स्लैब रेट से जो टैक्सेशन है वो पिक्चर में आएगा। तो अब हम कहेंगे कि हां, हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। उस केस में हमारा आंसर क्या रहेगा कि जो ट्रस्ट की टोटल इनकम है उस पर स्लैब रेट से जो टैक्स है वो निकाला जाएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो इस सिचुएशन में हमारा जो आंसर है वो ये यहां पर कहलाएगा। और जब मैं रिवाइज आपको चीजें करा रहा था प्राइवेट ट्रस्ट के टैक्सेशन वाली, तभी भी मैंने जनवरी 21 का जो क्वेश्चन था उसके बारे में आपको हिंट भी किया था। अ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट इज लायबल टू टैक्स एट द एमएमआर यस ऑफ इनकम टैक्स ऑन देयर एंटायर इनकम। 164 सबसेक्शन 1 अभी जिसका रेफरेंस भी यूज किया कि नॉर्मली जो प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होते हैं वो एमएमआर पर टैक्सेबल होते हैं।
डिस्कस द एक्सेप्शंस टू द अबव स्टेटमेंट। याद कीजिए फ्रेंड्स, वो एक्सेप्शंस जब मैंने रिफ्रेश किए थे तभी भी जेन 21 के इस क्वेश्चन के बारे में आपको कहा था कि हाँ यही आपसे बस जेन 21 के क्वेश्चन में रिक्वेस्ट किए गए थे। तो आपको वहां पर वो केसेस बताने थे कि भाई जहां पर भी अगर प्राइवेट ट्रस्ट के किसी भी बेनिफिशियरी की इनकम अगर अपनी अदरवाइज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, या कोई भी बेनिफिशियरी किसी अदर ट्रस्ट का बेनिफिशियरी नहीं है, या वो ट्रस्ट विल के थ्रू क्रिएट किया गया, क्रिएटर का ये सिंगल ट्रस्ट रहा, या अगर वो ट्रस्ट नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मतलब विदाउट विल क्रिएट किया गया लाइक सिंपल ट्रस्ट डीड वगैरह से, और अगर किसी इंडिविजुअल ने क्रिएट किया है तो अपने पर मेनली डिपेंडेंट रिलेटिव्स के लिए बनाया हो, एचयूएफ ने क्रिएट किया है तो एचयूएफ ने अपने पर मेनली डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए वो ट्रस्ट बनाया हो, तो फिर उस ट्रस्ट पर एमएमआर नहीं लगेगा। ये चारों एक्सेप्शन से ही बस आपको उस क्वेश्चन के आंसर में माय डियर फ्रेंड्स देने थे कि हाँ ये वो केसेस हैं जिनमें एमएमआर नहीं लगता, ये वो केसेस हैं जिनमें हम स्लैब रेट से जो टैक्स है वो ट्रस्ट की इनकम पर लगाते हैं। तो यस फ्रेंड्स, अब मैं कह सकता हूं कि हां हमने विद द हेल्प ऑफ दीज 17 क्वेश्चंस ट्रस्ट को लेकर जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो यहां पर कर ली है। ठीक है, और हम मिलेंगे फ्रेंड्स आगे, पहले रिवीजन सेशंस की सीरीज में अगले टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक यू।